दिस इज पेपर 1-2 का पेपर है। एंड आपका ही पाकिस्तान जोन है इन मई जून 2020। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा पैटर्न ये रहेगा कि शुरू में ज़्यादातर आई हेल्प यू आउट पेपर 1 एंड पेपर 2 में। फिर इवेंचुअली जो बिल्कुल लास्ट के ईयर्स आ जाएंगे 2023 एंड 2024, वहाँ हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और वहाँ पे ये देखेंगे कि आप लोगों को अब कितना आता है। तो शुरू वालों में तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड देन उसके बाद में आई अज्यूम कि आप लोग कर लोगे। अच्छा, तो खैर, डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन। सो कोई मुझे जल्दी से बताए कि रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था। रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन दो चीजें हमने पढ़ी थी, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन। जो सबसे क्लियरली आप स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देख सकते हो दो पॉइंट्स के दरमियान। परफेक्ट, ठीक है। सो इसमें कौन सा लग रहा है इसका आंसर? सी। C. Excellent. So it's the minimum distance that allows two objects to be viewed as separate. So इसकी टॉप मोस्ट एग्जांपल क्या है कि जब आप जो हैं वो फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की आपको दोनों मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हों। ठीक है। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप वो देखते हो किसी लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हो तो न्यूक्लियस की सिर्फ एक मेम्ब्रेन नजर आएगी। किसी अच्छी रेजोल्यूशन से देखोगे तो उसकी दो मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी। सो दो ऑब्जेक्ट्स ही ability to differentiate between two points is known as resolution। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन आई नो कि ये इसलिए नहीं हो सकता आप लोगों से। अच्छा, वैसे पहले क्वेश्चन का मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट सेज कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोज अ टाइप ऑफ वायरस एट अ मैग्निफिकेशन ऑफ डीवी आपको 30,000 x। दिस इज योर मैग्निफिकेशन। लेंथ निकालने को बोलिए। सो ये लेंथ कौन सी है? इज इट द एक्चुअल लेंथ और इज इट द इमेज लेंथ? एक्चुअल। एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, ठीक है, परफेक्ट। सो अब हम कैसे निकालते थे? कोई मुझे फॉर्मूला याद कराओ। मैग्निफिकेशन इमेज अपॉन एक्चुअल। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज ओवर एक्चुअल। तो इमेज हम कैसे निकालेंगे? लेंथ मेजर करेंगे स्केल से, फिर कन्वर्ट करेंगे यूनिट। एक्सेलेंट। तो इस वक्त हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास ना स्केल है। और अगर हम स्क्रीन पे रख के भी मैं देखूं तब भी हमारी कभी कभी वो वेरी कर जाती है। सो आई होप कि आप लोगों को इमेज ओवर एक्चुअल से आप लोग इसको कन्वर्ट कर लोगे। मेक श्योर दैट यू कन्वर्ट योर वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर्स इनटू नैनोमीटर्स। कन्वर्जन आनी चाहिए बिकॉज सेंटीमीटर आपका स्केल होता है। सो मेक श्योर कि आप लोग कन्वर्ट कर लो। ठीक है। सो हम इसको स्किप करें बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। अगर किसी के पास ये वाला पेपर है, इन पर्सन ये वाला पेपर है, तो फिर आप लोग मेजर करके देख लेना। ठीक है। बट आई होप कि ये वाली चीज इतनी मुश्किल नहीं हो। अच्छा जी, से थर्ड वाला क्वेश्चन आसान सा है ये भी कि विच रो करेक्टली शोज अ फीचर ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर। सो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है? आर ई आर बी। या राइबोसोम्स? बी। बी। बी ठीक है, होगा मैं। सही है। अच्छा, तो ये बताओ कि हमने यहाँ पे आर ई आर को क्यों नहीं ऑप्ट करा? बिकॉज आर ई आर भी तो प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम राइबोसोम नहीं बनाते, और आरईआर में जो राइबोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। गोल्गी बॉडी के और क्या फंक्शंस होते थे? एक तो लाइसोसोम बनाता है, दूसरा? मॉडिफाई पैकेजिंग प्रोटीन। मॉडिफिकेशन। एक्सलेंट। ठीक है भाई, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो ये वो क्वेश्चन है जो आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में मिल जाएगा। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है हर साल। तो नहीं, अगर हर साल नहीं आता तो लाइक ऑल्टरनेट ईयर्स में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। सो इसको आई होप कि आप लोग ये अच्छे से कर पाओ बाय द एंड। अभी अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो कोई बात नहीं। इसको देखते हैं। Four students were asked to match the function with the appearance of some cell structures in an animal cell. The functions were listed by a number. एक करता है organize microtubules to produce a spindle, synthesis of polypeptides यानी proteins, packaging of hydrolytic enzymes। अच्छा, अब देखो इसमें क्वेश्चन को टर्न अराउंड ऐसे किया हुआ है कि आपको उन्होंने ऑर्गेनल्स नहीं दिए हुए, ऑर्गेनल्स का सिंपल नाम नहीं दिया हुआ, रादर उन्होंने उसकी आपको करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। सो उसकी अपियरेंस के तौर पर आपने जो है इनके फंक्शंस फंक्शंस और अपियरेंस ऑफ द ऑर्गेनल दी हुई। ऑर्गेनल अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। सो इसको वी थोड़ा मिस। वी बताओ, वी क्या है? जी मिस। वी क्या है? ये कौन सा ऑर्गेनल लग रहा है? मिस वी आर ई आर लग रहा है मुझे। आर ई नॉन आर में? लग रहा है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स हैं। ये अच्छा। हाँ राइबोसोम होंगे या लाइसोसोम और भी हो सकते सही। डबल मेम्ब्रेन विद मेनी पोर्स? हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवेलप।
तो ठीक है, नहीं है। परफेक्ट। न्यूक्लियर, आपका न्यूक्लियस भी हो सकता है या न्यूक्लियर एनवेलप भी हो सकता है। अच्छा जी। माइक्रोट्यूब्यूल ठीक है, ये सेंट्रियोल है। और परफेक्ट। ये गोल्जी बॉडी। को आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज एक्सीलेंट। अब आइडेंटिफाई कर लिया तो आप लोग इसको सही प्लेसमेंट भी कर सकते हो। क्या सी आंसर होगा होगा? मिस। सी। मिस, जी। वाई क्या है? वाई क्या है? वाई क्या बोला था आपने वाई मिन्हा? सेंट्रियोल होगा ना वाई? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, एमटी। सो अगर हम देखें फर्स्ट वाला क्या था, ऑर्गेनाइजेस माइक्रोट्यूब्यूल्स टू प्रोड्यूस द स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिविजन, ये कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कौन करवा सकता है? तो अब्दुल रहमान ने आइडेंटिफाई किया था। यार मिस, बी। बी। वी। वी या वी या डब्ल्यू? बी होगा ना नॉन मिस। स्फेरिकल मेम्ब्रेन तो स्ट्रक्चर। होता है नहीं यार ये। अच्छा अच्छा, सही, सॉरी, डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू। डब्ल्यू ना? सो यस, डब्ल्यू ये हो गया। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। वाई भी आप लोगों ने कर लिया। एंड थर्ड वाला, पैकेजिंग ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन करता था? अभी भी किया है आप लोगों ने। गोल्जी बॉडी। गोल्जी गोल्डी बॉडी। बॉडीज। गोल्ड। एक्सेलेंट। सो गोल्जी बॉडीज हमेशा फ्लैट स्टैक की तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज कि अगर आरई और राइबोसोम से कभी कंफ्यूजन हो ना, अगर ये दोनों एक साथ दिए हुए हो, तो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस वाले पॉइंट पे हम राइबोसोम्स को पहले ऑप्ट करेंगे। आरईआर भी होता है, बट प्राइमरीली आप राइबोसोम्स को हमेशा ऑप्ट करना, ठीक है। और उन्होंने इस तरीके से आपको कोई मिक्स एंड मैच भी नहीं दिया हुआ था, ये नहीं वी आपका ऑप्शन है भी नहीं सेकंड वाले के लिए। सो ऑटोमेटिकली आप फिर डब्ल्यू पे स्विच कर जाओगे राइबोसोम्स के ऊपर। ठीक है, मेक सेंस? तो दिस इज गोइंग टू बी सी। अच्छा जी, नंबर 5 पर आ जाएं। नंबर 5 भी आसान सा है। द फीचर्स ऑफ सम सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर्स दैट मेक एटीपी आर लिस्टेड। हैज आउटर बाउंड्री मेम्ब्रेन, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, एंड डबल मेम्ब्रेन, डबल बाउंड्री डी। मेम्ब्रेन स्टैक्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। कौन सी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन? डी। बी। हम्म। नहीं, डी। डी डी। 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 डी लग रहा है ये सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डी होगा मिस। डी होगा। एक तो पेप्टिडोग्लाइकिन वाली सेल वॉल ऑटोमेटिकली बैक्टीरियम। अच्छा, इसमें होता यह है कि दो ऑप्शंस आपके बिल्कुल यूजलेस होते हैं। किसी भी एमसीक्यू में देखोगे ना, सो दो ऑप्शंस बिल्कुल आउट होंगे जिनका कोई सेंस नहीं बनता। तो आपकी ना ऑप्शन जो आपने सिलेक्शन करनी होती है वो एक या दो में से करनी होती है। तो आई होप कि इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये वो उन क्वेश्चंस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है जहाँ पे कंफ्यूजन होती है। सो एनीवेज, माइटोकॉन्ड्रियाज आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये एक थ्योरी होती है, ये कभी कभी पूछी जाती है कि अगर ये थ्योरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम कह रहे हैं कि दे हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो उस थ्योरी का नाम क्या था? याद है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। एंडोसिम्बियन थ्योरी। एंडोसिम्बियन थ्योरी। हाँ, सिम्बियोटिक थ्योरी या एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। परफेक्ट। Mitochondria are thought to be evolved, blah blah blah, that were ingested by an ancestral cell. ये थ्योरी है symbiotic या endosymbiotic. Which features have these prokaryotes lost during their evolution into mitochondria? क्या क्या सेल चीजें? वॉल। सी। सी। सेल वॉल। ए। मिस ए। ए होगा ना? सेल वॉल अपनी लूज कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेल वॉल नहीं होती। सर्कुलर क्रोमोसोम भी होता है अंदर, इंटरनल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो एक अच्छा, आप लोग A2 में आओगे तो आप लोगों को इंटरनल मेम्ब्रेन का ज्यादा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। बट लाइक एक इंटरनल मेम्ब्रेन होती है एट दिस पॉइंट, आपको उसको क्रिस्टी या वो मैट्रिक्स ही जो सराउंडिंग में होती है ना, उसको इंटरनल मेम्ब्रेन एट दिस पॉइंट समझ लो। बट ये तीनों चीजें होती है, सेल वॉल नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट, स्टूडेंट कैरीड आउट द बेनेडिक्ट टेस्ट ऑन द सैंपल एंड गॉट अ नेगेटिव रिजल्ट। व्हाट शुड द स्टूडेंट डू टू कंफर्म देयर आर नो शुगर्स प्रेजेंट इन द सैंपल? एक टेस्ट होता था जो हम करते हैं बेनेडिक्ट के बाद, उसको कहते हैं बेनेडिक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। उसमें कंफर्मेशन किस शुगर की करते थे हम? नॉन रिड्यूसिंग की। नॉन। प्रोड्यूसिंग की करते हैं। एक्सेलेंट। सो हमने यहाँ पे बट क्या कंफर्मेशन देनी है कि उसमें शुगर्स नहीं है। सो अब बताओ कि क्या हो सी। सकता है? मिस सी होगा। पी, बिकॉज ये बेनेडिक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए थे कि बेनेडिक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस में हम बारी बारी क्या करते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी सी।
अच्छा जी, द डायग्राम शो थ्री हेक्सोसेस। आई होप कि आप लोगों को अल्फा बीटा ग्लूकोज का डिफरेंस याद होगा। इन विच कार्बोहाइड्रेट डू दीज थ्री हेक्सोसेस अकर। पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि ये वाला कौन सा ग्लूकोज लग रहा है, अल्फा या बीटा? फर्स्ट वाला। अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, एक्सेलेंट, बिकॉज अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगी हुई होती है। सेकेंड वाला कौन सा है? सक्रोज। सुक्रोज, एक्सेलेंट। एंड थर्ड वाला बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। सो अब मुझे बताओ कि इसको हम कैसे करेक्टली प्लेस करेंगे। एट का आंसर इन अल्फा ग्लूकोज किधर होता है? अल्फा ग्लूकोज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में होता है। मिस सी होगा। सी में होगा, फिर भी देख लेते हैं। यस। और ये आपका बीटा ग्लूकोज किधर होना चाहिए? सेलुलोज में होना चाहिए, सो सेलुलोज के अंदर। एट सी। अब्दुल रहमान, आता तो है आपको? हंड किधर करते हैं फिर आप? मैं तो सही बता रहे हैं आज। द डायग्राम मिस शोज अभी चैप्टर की नहीं करिए। चलो, खैर अच्छा लग रहा है अब्दुल रहमान की पार्टिसिपेशन देखे। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड। व्हाट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स अल्फा वन। अच्छा, आप ये तो आई होप कि आपको आता होगा हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे कि आप ये आपका पहला कार्बन होता है, दूसरा होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है। वन एंड थ्री एंड वन फोर। सब देख के बता दो कि सबको यही लग रहा बी। है। मुझे ए लग रहा है। अल्फा, आई डोंट थिंक कि अल्फा तो नहीं लग रहा ये, बिकॉज इसमें मिस ये इन्होंने बीटा तो है लेकिन ये ऊपर ओ वन थ्री ऊपर क्या है है। ना। वन थ्री। हाँ बीटा देखो है ना, ये। दिस इज योर वन एंड दिस इज योर थर्ड वाला। सो दिस इज योर थर्ड कार्बन ना, सो इसलिए ये वन थ्री होगा। वन थ्री। ये वाला समझ आया अब्दुल रहमान? हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है मिस, तो सी होगा इसका ऑप्शन। सी होगा, यस, बिकॉज ये इसने एक वन थ्री के साथ किया है और एक वन फोर के साथ किया है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं हाँ कार्बन्स को रीड करके। सो दिस इज बीटा। बीटा इसलिए बिकॉज और वो उन्होंने ऑक्सीजन ऊपर दी हुई है, सो उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ओ एच का प्रॉबली होगा। ठीक है, नेक्स्ट। What is the maximum number of water molecules produced when a triglyceride is synthesized? ये तो बहुत आसान थ्री। है। ए। थ्री। ए ए। थ्री। ए, एक्सेलेंट। ठीक है। अच्छा, what occurs during the formation of a peptide bond between two amino acids? ये तो मैं पता नहीं कितनी दफा समझाया है, दो अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके, मेरा फेवरेट है ये तो। आर्य, अब इसका आंसर तो आप बता दें मुझे। अमाइनो एसिड्स में क्या होता था? डी है। डी? हम्म। जी। नहीं, इट्स नॉट डी। अमाइनो मिस एसिड्स आई का थिंक मुझे सी होगा। बताओ। नहीं। अच्छा चलो, मैं बना के दिखा देती हूँ दोबारा से, देखो इस चीज को प्लीज डू नॉट फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है। कभी ये बनाने को आ जाएगा कि अमाइनो एसिड्स का बीच में पेप्टाइड बॉन्ड शो करो, और कभी इस तरीके से एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो अब थोड़ा सा हो सकता है रिकॉल हो जाए। यही होता था ना अमाइनो एसिड, कोई गलती तो नहीं है, देख लो। Yes, that is B. इट शुड बी बी, यस एग्जैक्टली। सो अगर हम दो अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करें, तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? NH2 में से H, और ये बन गया आपका COH से OH चला जाता है, एंड यहाँ से आपका H2O रिमूव होता है, तो बीच में क्या बचा? कार्बोनाइल यानी C डबल बॉन्ड O, और आपका NH बचता है। सो ये जब हम रिमूव करते हैं वाटर बीच में, सो C डबल बॉन्ड O के साथ NH का पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सो हम क्या कहेंगे? OH इज रिमूव फ्रॉम COOH, ठीक है, and H is removed from NH2. So this should be B। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये मैंने कैसे बनाया। समझ आई? यस मिस। ठीक है जी। सो आरे, रिकॉल हुआ? अरे ये तो ना भूला करो ना, ये तो मेरा फेवरेट है। जी मैं इस नहीं भूलूंगा। 12। अच्छा जी, द डायग्राम represents roles of water in living organisms। रोल दिया हुआ है, which roles are dependent upon hydrogen bonds between water molecules।
ये ट्रिकी है, बट देखते हैं किसको आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर टू कौन थ्री डिपेंड। डी। कौन सा संगीन। डी। बी। हाउ। नो टेम्परेचर नो। कंट्रोल ड्यू टू इवेपोरेशन तो ठीक है, मेक सेंस कि इसमें हाइड्रोजन हाँ। बॉन्ड आता है। मुझे 1 और 3 लग रहा है। कैरी कांस्टेंट इन्वायरमेंट में वो हमने पढ़ा था ना वो। डिपार्टमेंट आपके एग्जैक्टली, आप क्लास। लोगों ने यस फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए जी आप लोग जो मिस। है उसको 2 and 3। जी। देखो कैरी ये डिसॉल्व सब्सटेंस बन में क्यों तो नहीं सिर्फ सकता? हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं ना, और भी चीजें होती है, एडिशन और कोहेजन दोनों चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिसॉल्व सब्सटेंसेस कैरी होते हैं। तो सिर्फ कोहेजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है, एडिशन नहीं डिपेंड करता। डिसॉल्व सब्सटेंसेस की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दोनों की वजह से ना, कोहेजन की वजह से भी और एडिशन की वजह से भी है। सो कोहेजन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डील करते हैं, इन्होंने कहा सिर्फ डिपेंडेंट अपॉन ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स होना चाहिए। सो अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं कहते कि और भी कोई वजह हो सकती है, तो फिर हम वन करते। बट लाइक ये दोनों चीजें कांस्टेंट एनवायरनमेंट और टेम्परेचर कंट्रोल, ये आपकी फिजिक्स में भी आ चुका है और ये इसमें भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से एक टेम्परेचर कंट्रोल भी रहता है, इवेपोरेशन उसके फैक्टर बनता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। वन इससे नहीं होगा बिकॉज उसमें एडिशन भी इन्वॉल्व होती है। मेक सेंस। जी मिस। अच्छा जी, ये आ जाओ मेटाबॉलिक पाथवे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। ये आपके पेपर 2 में भी आपसे पूछा जाता है और ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे और जो रिपीट होते हैं उस पर आई विल मेक अ स्टार्ट। अच्छा जी, ये कौन सा फीडबैक है एंजाइम्स का, ये देख के क्या याद आ रहा है, कौन सा मैकेनिज्म है ये। फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं इसको। क्या एंजाइम्स का फीडबैक मैकेनिज्म है। सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन competitive इनहिबिटर ऑन एंजाइम 2। इसमें कुछ याद है होता क्या था, या शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन। मिस थोड़ा बहुत याद है। बस याद है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एंड प्रोडक्ट बढ़ जाती है तो फिर क्या काम हो जाता है। एंड प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, सो क्या चीज कम हो जाएगी। रिएक्टेंट। नहीं, रिएक्टेंट। ये ना साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं इसको, एक तरीके से साइक्लिक है कि एक चीज बढ़ाएंगे ना, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड प्रोडक्ट, तो फिर सब्सटेंस एक्स कम बनना शुरू होता है, उसकी वजह से सब्सटेंस वाई कम बनना शुरू होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है अगर एंड प्रोडक्ट बहुत एक्सेसिवली बन रही हो। ठीक है। सो अब मिस ये बताओ जी। नहीं, आप बोले। मैं ये कह रही हूँ कि अब अगर मैं कह रही हूँ कि इन्होंने कहा है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर इन्होंने ऐड करा है फॉर एंजाइम 2। सो अगर एंजाइम 2 जो है वो आपका, इन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन इसमें क्रिएट होगी, राइट, तो अब क्या काम होना चाहिए। लेकिन या वाई कम होगा तो बढ़ जाएगा ना। क्या। बी नहीं होना चाहिए। बी होगा इसका, एक्सेलेंट, क्योंकि आपका एंजाइम 2 जो है वो अब इतनी प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग तो नहीं दिखाने वाला। सो इसकी वजह से सब्सटेंस एक्स जो है वो फिर क्या होगा, अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक्स को वाई में लाने के लिए कोई और एंजाइम की वर्किंग नहीं है ना, सिर्फ एंजाइम 2 है। सो एंजाइम 2 में अगर नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर आ गया है और वो हमें पता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम 1 का तो रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा सब्सटेंस एक्स पे, तो ये जो है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से उसका आंसर बी होना चाहिए। मेक सेंस। मिस जी। जस्ट टू क्लियर के सब्सटेंस वाई कम बनेगा, लेकिन बनना बंद तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने कंप्लीटली स्मॉल बंद नहीं अमाउंट होगा। डाली है। जी जी, कंप्लीटली नहीं बंद होगा। सो इसलिए इन्होंने तो क्योंकि मिस स्मॉल ये अमाउंट, ये भी नहीं हो सकता। ए तो वुड बी पार्शियली डी नेचर नहीं पार्शली। होगा या बिल्कुल एक परमानेंटली डी नेचर हो जाता है। फुल्ली डी परमानेंट। नेचर होता है। पार्शली नहीं होता, परमानेंटली होता है। ठीक है। ठीक है। और इनिशियल रिएक्टेंट को तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर बी है। अच्छा जी, नाउ 14th, two enzymes are added to a solution containing a low concentration of a substrate that they can both use, which statement is correct। तो ऐसा सोच के बताना इसका आंसर। दो एंजाइम्स डालें, are added to a solution containing, उसमें दोनों में जो है वो उस सॉल्यूशन में लो concentration है सबस्ट्रेट की, तो इस पे क्या होगा इसका आंसर। डी। बी या डी। डी डी।
D. डी The डी मैम, enzyme डी। with the लोअर low एंजाइम वीमेक्स। यस। The enzyme with the lower Vmax will use more of the substrate than the other enzyme. Vmax क्या था? वेलोसिटी ऑफ अब मैक्सिमम वेलोसिटी। Velocity at maximum. Excellent. ठीक है. So इसका आंसर should be D. इस तरह से बता दे वेलोसिटी। मिना कुछ कह रही हैं? जी मिस, आप इस वी मैक्स बता दें, ये वेलोसिटी Velocity at maximum. ऑफ एंजाइम ना। या enzyme. जी. जी बस ठीक है, थैंक यू। Right. The diagram shows a fluid mosaic model. Structure 1, 2, 3, and 4 are types of molecules. Which types of molecules are always D, identical? D, B, 1 and 4. 4. D, बी, बी। 4. 1 and 4, यस। B है या D है? बी, मिस बीटा मैं तो D बीटा। कह रहा हूँ, 4 ओनली। मैं बीटा। D कह रहा हूँ, 4 ओनली। B नहीं है. 1 and 4. 1 क्या सॉरी है? सॉरी 1. सॉरी, 4 4 4, सॉरी सॉरी। It should be सॉरी 4. आई। जी. Which types of molecules are always identical? So cholesterol है ना ये? कोलेस्ट्रॉल। Cholesterol जी हमेशा मिस, identical. कोलेस्ट्रॉल। ठीक है. What is the role of G protein in cell signaling? क्या करता था जी B, प्रोटीन? जी प्रोटीन होता क्या था? क्या इसका रिलीजिंग। फंक्शन क्या था? मिस सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता था ना सर। एक्सेलेंट. मिस तो एम्पलीफाई कौन करता था ओरिजिनल सिग्नल में? एम्प्लीफिकेशन भी इसी का ही फंक्शन है, बट प्राइमरीली इसका फंक्शन नहीं है. वो बाद में करता है. पहले सेकंड मैसेंजर को ये आगे प्रोपेगेट करवाता है. सेकंड मैसेंजर जो सी कैंप होता है, यानी जो उसका बाद का मैसेंजर होता है, वो एम्पलीफाई करता है. ये सिर्फ स्विच स्विच की तरह ऑपरेट करता है, और आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिल जाएगा. उसके बाद जो इसको एक्टिवेशन करवाता है ना, या एम्पलीफिकेशन करवाता है, या सिग्नल बढ़ाता है, वो उसके बाद वाला मॉलिक्यूल करता है. सो अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर आप एम्पलीफाई कर सकते थे कि हाँ ये भी एम्पलीफाई करता है, बट प्राइमरीली नहीं करता. ठीक है. पहला फंक्शन जो होता है ना, वो हम उसको काउंट करते हैं कि जी प्रोटीन ने पहले एक उसके पास सिग्नल आया, और उसने उसको बाद फौरन क्या किया, फौरन वो सेकंड मैसेंजर रिलीज करवाता है. वो सी कैंप हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सी कैंप आपके सिलेबस का है, तो सी कैंप जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो एम्पलीफाई करे ओरिजिनल सिग्नल. ठीक है. अच्छा तो जी. C होगा। या मार्किंग सीम खोल के बैठे हुए हो, फौरन फौरन बता रहे हो, मैं तो पढ़ा भी. नहीं नहीं मिस, आप उधर डिस्कस करनी थी तो मैंने ये देख लिया, ये करा हुआ है बार बार। ओके ओके, इतना दिल पे ना ले. मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो है वो आज बोल रहे हैं. आप इतना डाउटफुल थे, जबकि अच्छी तैयारी है अब्दुल रहमान की तो. When a small quantity of phospholipid is added to a test tube of water and then shaken vigorously, an emulsion is formed by small droplets called liposomes. Which diagram shows the arrangement of phospholipid molecules in a cross section of a liposome? क्या बोला था आपने? सी है ना मैम? सी है इसका आंसर. C, एक्सेलेंट. बी क्यों नहीं हो सकता? वो फास्फोलिपिड टेल्स आउटवर्ड टू द वाटर है, मतलब वो सॉल्युबल नहीं है। क्या सिर्फ यही रीजन है? बिल्कुल होगा। नहीं नहीं मिस, ये नॉन फोबिक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है ना, ये पानी से बाहर और करना होंगे। इसके अलावा? हाइड्रोफोबिक रीजन अंदर होंगे। अनस्टेबल ठीक हो है. जाएगा और ना, बाइलेयर भी नहीं है। बाई लेयर है इसमें. बाई बाइलर लेयर भी की नहीं। वजह से ये आंसर है. 18th. What are the features of facilitated diffusion? Facilitated diffusion प्रोटीन चैनल्स को यूज करता है इन द मेम्ब्रेन, एंड इज ड्रिवन बाय द नो, एनर्जी फ्रॉम एटीपी. होती है इसमें? नहीं। नहीं टू होती एंड है. थ्री होगा मिस। हाँ. इट मूव्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ड्रिवन बाय काइनेटिक एनर्जी. ये हो सकता है. प्रोटीन चैनल्स इन द मेम्ब्रेन एंड द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ दीज चैनल्स. ठीक है. सो 2 and 3. एटीपी किन मिस किन प्रोसेसेस में यूज होता है सिर्फ? एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव yes, ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और दूसरा? ऑस्मोसिस। हाय हाय, क्या बोल रहे हो? ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस है. एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। यस. जो बल्क यस ट्रांसपोर्ट यस। है, बल्क ट्रांसपोर्ट में आपका एंडो और एक्सोसाइटोसिस होता है, उसमें आपको एटीपी चाहिए होती है. ठीक है. कभी ऑस्मोसिस पे ना लिख देना. जी मिन्हा, आप कुछ पूछ रही थी? कुछ नहीं, मिस आंसर बता रही थी। ठीक है. ओके. 19. विच डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज करेक्ट?
Chromosome at the beginning of interphase consists of two identical chromatids. At the beginning बी। of interphase पे क्या exist करते हैं? Two identical chromatids. नहीं। नहीं, तो ये बिल्कुल आउट है। अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि बिगनिंग ऑफ इंटरफेस पे नहीं करते, टूवर्ड्स द एंड ऑफ इंटरफेस पे थोड़ी बहुत अपीयरेंस शुरू हो जाती है। टेलोमियर्स आर लेंथ ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए फाउंड एट वन एंड ऑफ ईच क्रोमेटिड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ जीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या ये नॉन यस कोडिंग मिस। होते हैं? नॉन कोडिंग यस होते हैं? मिस, दिस इज द रीजन। हैं? Yes, these are non-coding region. Telomeres are help to prevent the gene. बताओ नॉन, संगीन के अलावा कोई और बताओ, क्या ये नॉन कोडिंग होते हैं? मैं तो हाँ मिस, कहता हूँ नॉन ये कोडिंग होते हैं। जी मिस। नॉन कोडिंग होते हैं। फाउंड एट वन एंड ऑफ ईच क्रोमेटिड, क्या नो। ये नहीं, बात? टू एंड्स। नो टू मिस। एंड्स। पर होते हैं, एग्जैक्टली तो कभी yes कंफ्यूज ना कि एक बात तो सही कही थी तो हम बी को टिक लगाकर आ जाएं, जो सब लोग करते हैं कि आधी बात पढ़ी, हाँ लॉस ऑफ जीन्स करता है, हाँ टेलोमियर्स है। नॉन कोडिंग वाली बात सही है, लॉस ऑफ जीन्स वाली बात सही है, बट वन एंड वाली बात सही नहीं है। तो बड़े सेंटेंसेस में कभी आधी बात पढ़ के आंसर को ऑप्ट नहीं करते, ठीक है? सो इसका आंसर बी नहीं हो सकता। सी है। The identical chromatids of a chromosome are held together by a centromere, बाय अ सेंट्रोमियर। यहाँ पर भी देख के बच्चे क्या करेंगे? सी कर देंगे, हाँ सेंट्रोमियर। इन विच देयर इज नो डीएनए, इज दिस इज नॉट ट्रू। डीएनए हर जगह एग्जिस्ट करती है। सो डीएनए जहाँ पे सेंट्रोमियर है वहाँ ये नहीं होगा कि वहाँ डीएनए नहीं है, ठीक है? सो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। द द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमेटिड इज कॉइल्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। क्या ये बात सही है? हाँ यस मिस, यस ये। ये पूरी बात सही है, इसमें आधी बात सही नहीं है। सो डी इज योर ऑप्शन। कोई मसला है मिस इसमें? जी। मिस ए एक्सप्लेन कर देंगे मुझे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इसके अंदर, ये क्रोमेटिड्स वाला। हाँ तो ये देखो, उन्होंने कहा है टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड वाली बात सही है, मतलब इन्होंने जो बोला है वो सही बोल रहे हैं, उसका फेज गलत बोल रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ इंटरफेस पे दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड वन लीनियर डीएनए नहीं बना रहे होते। जब इंटरफेज या आपकी माइटोटिक साइकिल जब नहीं शुरू हुई हुई थी, जब नॉर्मल होता है यानी उसमें माइटोसिस का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, तो वहां पे लीनियर क्रोमेटिड्स आपको नजर आने चाहिए, या लीनियर बोलो या जो भी बोलो, बट वो कॉइल्ड नहीं होंगे, यानी वो एक्स शेप में नहीं होंगे। तो एक्स शेप जो होती है ना, वो हम यूजुअली कहते हैं कि हाँ बाय द एंड ऑफ इंटरफेज एंड बाय द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज आपको जो है वो क्रोमोसोम नजर आएगा या वन लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल आपको नजर आना चाहिए, बट उससे पहले नहीं नजर आएगा, ठीक है? सो बिगनिंग ऑफ इंटरफेज में टू आइडेंटिकल नहीं नजर आएंगे, अलग अलग नजर आएंगे। अगर ये बोलते कि ये हाँ एस पेज के बाद नजर आएंगे ना? हाँ इस फेज के बाद नजर आएंगे, ठीक है? सो ठीक है बिगनिंग मिस, ऑफ समझ में आ इंटरफेस आपका G1 एस इन G2 होता है। सो बिगनिंग ऑफ इंटरफेस आपका मतलब G1, सो G1 पे नहीं होंगे, ठीक है? अगर टू आइडेंटिकल ना होता ओके। ना तो बस क्रोमेटिड लिखा होता फिर सही होता, ठीक है? ठीक है। 20, अच्छा 20 का पहले ये वाला थोड़ा सा देख लो एंड फिर हम नीचे के ऑप्शंस पे जाएंगे। इन्वॉल्व विच प्रोसेसेस, अच्छा नहीं बल्कि ऑप्शंस तो यही है। ओ अच्छा, वेन डायग्राम, ठीक है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस? माइटोसिस, अब याद रखो कि माइटोसिस कहाँ कहाँ हो सकती थी। तो क्लोनल सिलेक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, थोड़ा सा याद है कि मिस। क्लोनल सिलेक्शन में होगी? नहीं। नो मिस, यस नो मिस। सर। नहीं होगी। अच्छा, फॉर्मिंग, अच्छा कब होती है फिर? अगर क्लोनल सिलेक्शन में नहीं होती तो फिर माइटोसिस कब शुरू होती है यहाँ पे टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट की? क्लोनिंग करने में होती है। क्लोनिंग में होती है, और एक और प्रोसेस होता है मेमोरी सेल्स जब अपने आप को वो रीडेवलप करते हैं, ठीक है? जब वापस से उनकी, जब अगर वापस इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद जो आपके मेमोरी सेल्स होते हैं वो दोबारा से जब डिवाइड होते हैं तो वो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होते हैं। सो आपका आंसर ये ए वाला नहीं हो सकता। आप बताओ, फॉर्मिंग सेल्स एट द टिप ऑफ अ ग्रोइंग रूट, यस ये भी ये, है। एंड रिप्लेसिंग स्किन सेल्स डैमेज्ड बाय एन यस ये इंजरी, भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैम यहाँ पर मुझे ये डिफिकल्टी है ना कि मुझे पता नहीं चल रहा कि अभी ये तो ठीक है लेकिन राइट ऑप्शन कौन सा है। देखो जो डी सी। है ना, डी, हाँ सी है, मैं बता देती हूँ कि कैसे सी है। जो डी है ना वो करेंटली सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? डी सिर्फ इस वाले को रिप्रेजेंट करता है, इस वाले ऑप्शन को जिसमें रिप्लेसिंग स्किन सेल्स है, ठीक है? अच्छा। सी जो सही। है ना, वो दो इंटरसेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है कि ये इस वाले पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वाले को भी, यानी
इस वाले ऑप्शन का और इस वाले ऑप्शन का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो सी पर आ रहा है, ठीक है। अब बी क्या हो अच्छा। सकता था? अच्छा, जो ए है वो पे ए इस वाला का है, क्लोनल सिलेक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और रिप्लेसिंग स्किन सेल्स का, तो ए इन दोनों की इंटरसेक्शन का है कि अगर मुझे ये जी। लगता है कि क्लोनल सिलेक्शन और रिप्लेसिंग स्किन, तो फिर हम ए करते हैं। और बी जो है वो सबको कर रहा है। जी बल्कि मिस। सबको नहीं कर रहा, बी जो है वो सिर्फ दो को कर रहा है। बल्कि आई थिंक ये हम्म। तो सबको ही मैं कर रहा है, ठीक। सबको कर रहा है। सबको कर नहीं, रहा है बी। सबको कर लो। तो इसलिए आपका आंसर फिर सी हो जाएगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है। A drug has been developed to treat certain types of cancer. It prevents mitosis by binding to spindle and preventing sister chromatid being separated and moving to opposite poles of the cell. अच्छा, इन्होंने इतनी इतनी जो मेंशन किया है वो इसलिए मेंशन किया क्योंकि कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल, जिसमें माइटोसिस होना शुरू हो जाता है। सो इसने क्या कहा है कि वो प्रिवेंट करवाती है माइटोसिस को by binding to the spindle and preventing sister chromatid being separated and moving to opposite poles. So यानी किस वाले प्रोसेस को ये प्रिवेंट करवा रही है? एनाफेज। एनाफेज को, एक्सीलेंट। अच्छा, अब उन्होंने एनाफेज को ना, बिकॉज एनाफेज पे वो सेपरेट हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं। नहीं, मेटाफेज को भी तो कि मतलब वो हम्म। सेपरेट दे रहे हैं। नहीं, तो एनाफेस है मैम। मेटाफेज पे तो एक साथ आ जाते हैं ना। एनाफेस पे जुदा हो जाते हैं। कितनी ड्रामेटिक बात की, जुदा हो जाते हैं। What represents the stage of mitosis that will be able to occur in a cell which is entering prophase when treated with this drug? So, कौन सा वाले तक पहुंच जाएगा which is entering prophase? में ए वन होगा। तो वन एंड ए। टू। ए होगा, ए में। अच्छा, वन एंड टू है, सो ये वाला फेज हो जाएगा एंड मेटा फेज हो जाएगा, बिकॉज मेटा फेज तक तो हो जाएगा बट उसने कहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है एना फेज नहीं होगा। सो वन एंड टू जो है वो हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट 22। Some viruses have single-stranded DNA as their genetic material. This DNA molecule has to be folded to fit in the protein code. Which statements about single-stranded DNA are correct? ये ये मैं चाहती हूँ इसको आंसर कौन करे, रुको मैं बताती हूँ किसका जो है वो न्यूक्लिक वाला चैप्टर मुश्किल था उसके लिए। मिन्हा को तो आता होगा इसका जवाब। अरे आप बताओ, आप नहीं बोल रहे हो। 22 का आंसर मुझे आरिफ से चाहिए। मैं सिंगल। गलत दूंगा। नहीं, गलत क्यों दोगे, सही दोगे, मुझे पता है। ट्राई तो करो। उन्होंने कहा है कि इट शुड बी करेक्ट। डी है। डी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मे बी प्रेजेंट विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। सो मे बी प्रेजेंट कह रहे हैं कि मे बी, पक्का नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही नहीं होते। नहीं उन्होंने होता। इतनी अनश्योर हैं वो लोग इस बात को लेके, बट लाइक हाँ होते हैं तो है ना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होते हैं मे बी, बट आई डोंट नो इतने अनश्योर तरीके से क्यों लिखा है। इट शुड बी प्रेजेंट, हाँ। और अच्छा, मिस आपने ये टू क्या बोल रहा है? टू, आप आरिफ आपने डी बोला ना, 2 और 3। जी डी बोला है। टू कैसे होगा मुझे बताओ, क्योंकि उन्होंने कहा इफ द ओनली द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज नोन देन द परसेंटेज ऑफ गुआनिन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अगर साइटोसिन दिया हुआ है तो गुआनिन, तो आप एडेनिन और थाइमिन भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 माइनस कर लें 100 की परसेंटेज से, अगर आपको एक परसेंटेज पता है और दूसरे की उसकी सेम ही होगी, यानी साइटोसिन जितना उतना गुआनिन होगा, अगर 25% साइटोसिन है उतनी 25% गुआनिन होगा। सो आप ऑटोमेटिकली एडेनाइन और थाइमिन की भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सो ये बात तो मिस ये गलत हो शायद गई ना। आरएनए होता था ना। में क्या? आरएनए होता था ना शायद ये बैक्टीरिया के आरएन अंदर जो डीएनए, या नहीं? ये मैं गलत हूँ? नहीं, डीएनए और आरएनए तो अलग अलग होगा ना। नहीं, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता था या डीएनए होता था? कोई भी हो ये नहीं सकता होता है ना? है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बैक्टीरिया हाँ में तो वैसे हो सकता है प्राइमरीली डीएनए होगा। डीएनए हो, चलिए ठीक। वैसे तो वायरसेस में। इसका आंसर सी होगा। अरे, सेकंड वाला तो इसका नहीं है, थर्ड वाला तो ठीक है, मुझे थर्ड समझ आ रहा है कि हाँ सही है, थर्ड में बी प्रेजेंट, चलो मान लिया।
टू नहीं हो सकता बिल्कुल भी। क्या ये बात सही है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली? यस। सही है ये बात, सही। पक्की बात है। जी सही है। यस यस। एस फेज में रेप्लिकेट होने के लिए डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होना जरूरी है। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कभी भी एस फेज से नहीं जो है वो रेप्लिकेट हो सकता। क्यों? क्योंकि एस फेज में तो उसने करना ही अपने आप को ज्यादा होता है, इंक्रीज इन नंबर होता है डीएनए कंटेंट में। सो ये वाली बात भी सही है क्योंकि कैन नॉट लगा हुआ है, so इसका आंसर शुड बी सी। ठीक है। तो उसका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एक की आपको परसेंटेज नोन है तो दूसरे की जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है अपनी नाइट्रोजनस बेस, आपको उसकी भी पता होगी। और फिर आप 100 से माइनस करके बाकी वाली भी निकाल सकते हो। सो अगर एक आपको परसेंटेज, ये परसेंटेजेस के क्वेश्चन आते हैं, अभी नहीं आया हुआ लेकिन ये आता है क्वेश्चन जिसमें आपको उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज किसी एक बेस की दी हुई होती है, दूसरा आप खुद कैलकुलेट कर रहे होते हो, और फिर इवेंचुअली फिर वो आपसे कहते हैं कि सबकी कैलकुलेट करके दो। तो जब वो आएगा तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। बट लाइक ये तब के लिए भी याद रखना कि अगर एक दी हुई है तो बाकी भी कैलकुलेट हो सकती हैं। अच्छा जी, 23। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन अ यूकैरियोटिक सेल? 23। मिस थ्री होगा, सी, सी होगा। सी होगा। सी कितना है? 3। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, इज इट करेक्ट? यस। न्यूक्लियस में होता है, परफेक्ट। एडेनाइन विल लाइन अप यूरेसिल ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इज इट करेक्ट? नो। नो मिस। यूकैरियोटिक है, एक्सेलेंट। Each new molecule will contain one strand of the original molecule. क्या ये बात सही है? यस। यस। Perfect. If the original molecule contained 40% guanine, each new molecule will contain 20% of guanine. यस बिकॉज इट इज सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी नहीं, कंजर्वेटिव नहीं। डबल नहीं होता? लेकिन नहीं मिस मिस, एक नहीं। हाँ हाँ, बोलो बोलो मिन्हा। एक बात अजीब है कि वो कह रहा है ओरिजिनल मॉलिक्यूल कंटेन 40% ग्वानिन, लेकिन वो ईच की बात कर रहा है। नहीं, ईच की बात में इसका मतलब है कि वन स्ट्रैंड की बात हो रही है। अभी आपने कहा कि ईच मॉलिक्यूल विल कंटेन वन स्ट्रैंड ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल में 40% ग्वानिन था, तो उसके न्यू मॉलिक्यूल में भी तो 40% ग्वानिन होगा। अगर इसी का जो इसने बनाया होगा वो साइटोसिन पे बनाया होगा, राइट? तो साइटोसिन भी तो 40% पे अपने आप को ऑपरेट कराएगा, वो कम तो नहीं होगा ना। एक मॉलिक्यूल तो पुराना वाला ही था ना, और उसके उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नया मॉलिक्यूल बना है, तो एस पे ठीक डबल हुई हैं चीजें, कम नहीं हुई हैं। मिस तो इसमें से कौन सा होगा फिर, वन है या क्यों? थ्री है? टू होगा ना, टू स्टेटमेंट्स आप लोग सही बता रहे हो ना मुझे। फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, फोर्थ वाला तो आउट ऑफ बॉक्स है ना। कि न्यू ईच न्यू मॉलिक्यूल विल कंटेन 20% ग्वानिन कैसे हो सकता है? एक स्ट्रैंड तो पुराना ही आ रहा था। अगर पुराने स्ट्रैंड में आ, देखो दो पुराने स्ट्रैंड्स थे, फॉर एग्जाम्पल ये ओल्ड वाले कंसिडर कर लो, ठीक है। ओल्ड वाले में, अच्छा रुको आसान हो रही है, वेट।
चले जी। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि अगर ओल्ड वाले मॉलिक्यूल में 40% गुआनिन एग्जिस्ट करती है, तो जो नया मॉलिक्यूल बना उसमें एक ओल्ड था तो उसमें भी तो 40% होगा। न्यू मॉलिक्यूल में कह रहे हैं कि ईच न्यू मॉलिक्यूल, यानी एक में 20 एक में 20, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज एक तो ओल्ड सेम ही आया था, न्यू स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड पुराना होता है। सो उसमें अगर 40% पीछे वाले में था तो अगले वाले में भी तो 40% आएगा, 20% कैसे हो जाएगा? कम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। यस मिस। जी। 24। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इसका भी स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि ये इस तरीके का घुमा फिरा कर आते रहते हैं। पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन mRNA molecule is shown with the spaces between the codons. The translation of the codons is provided कि कौन सा कोड किसके लिए किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। Which events will cause the termination of the polypeptide synthesis during translation? किसकी जो है वो बंद हो जाएगी, किसकी वजह से? डिलीशन ऑफ सी फ्रॉम द LEU कोड। LEU कौन सा है? LEU कोड, इसकी डिलीशन अगर हम UA कर दें, सो क्या ये टर्मिनेट हो जाएगा? अगर हम C हटा दें यस। तो? हाँ, अच्छा। ओके, देख लेते हैं। फिर डिलीशन ऑफ द C फ्रॉम द TYR कोडॉन, UAC और UAU। UAC कौन से है यहाँ पे? UAC, इसमें से अगर हम C हटा दें तो क्या C हटाने से हमारी जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगी? और द राइबोसोम्स रीचिंग द ट्रिपल द U AA कोडॉन, UAA तो है ही स्टॉप कोडॉन, सो इसकी वजह से तो रुक जानी चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज ये डायरेक्टली कोड कर रहा है कि इधर आएगा, यानी ये है ही स्टॉप कोडॉन, तो इसकी वजह से टर्मिनेशन तो होगी। सो इसका मतलब है थर्ड वाले में तो हमें श्योरिटी है, 1 और 2 में हम कैसे फिगर आउट करेंगे? मतलब थोड़ा सा वो सोच के। समझा दें। फर्स्ट वाला CUA में से अगर C हम हटा रहे हैं, या UAC में से अगर हम C हटा रहे हैं, सो हमारी किस कौन से C के डिलीशन की वजह से हमारी टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो रही है? फर्स्ट वाले C को डिलीट करने से या लास्ट वाले C को डिलीट करने से हम कैसे फिगर आउट करेंगे? UAC कहाँ गया? ये रहा UAC। UAC TYR को कोड कर रहा है, और CUA LEU को कोड कर रहा है। इसमें हमारे पास कोई और लिखा हुआ है जो TYR के लिए कोड कर रहा हो? नहीं, ठीक है, सही है। जी। मिन्हा, फंस जी गए। मिस। बताएं, फर्स्ट वाले मैं C को सोच सकता डी हो। हाँ। डी मिस होगा हो मैंने सकता है। पढ़ा नहीं है, क्यों? सही से मैं क्योंकि मिन्हा पहले बोलो। मैंने सही से MCQ पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लूँ। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। मैं चाहती हूँ उस पर तो दिमाग लगे सबका, कि ये तो आइदर वे कोई होगा नॉर्मल दिमाग तो क्या कहेगा कि भाई डिलीट करने से तो भाई पूरी टर्मिनेशन हो जानी चाहिए, ये पहले C और आखिरी वाले C पे क्या फर्क पड़ रहा है? अब्दुल रहमान सोच के बताएं। मैं डी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे अगर सी हटा दें तो इसके पीछे आगे UAA आ जाएगा कोड, वहीं स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए। आ, दोबारा बताओ, मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई। मैं डी ऑप्शन कह रहा हूँ जिसमें थ्री जो है ना, थ्री हाँ। उसमें 2 और 3 तो है। टू वाला कह रहा है TYR कोडॉन से, TYR कोडॉन जो है UAC है। UAC में UAC अगर आप सी हटाते हैं तो सी हटाने के बाद UAA UAA आ जाएगा, तो स्टॉप कोडॉन हो जाएगा शायद। नहीं होना मैं चाहिए। ये कह रहा था। हाँ मिन्हा, क्या? डी, वो सही कह रहे हैं ये कि अगर हम सी को हटा दें, क्योंकि स्टॉप कोडॉन का जो कोड है वो कौन सा UAA वाला, है, पहला तो अगर वाला या C हम थर्ड यू वाला? जी C जो है वो आपके पास एक फर्स्ट पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है और एक थर्ड पोजीशन पे, हम किस C को लास्ट हटाएंगे वाला, तो? लास्ट वाला, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड थर्ड वाला, वाला। थर्ड थर्ड वाले वाला को, मतलब जो में आ रहा है। आखिर वाले को अगर हटाएंगे तो हमारी टर्मिनेशन हो जाएगी। पहले वाले के साथ कुछ भी कर लोगे तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, उसकी जगह कोई और आके लग जाएगा। कोई और आके लग जाएगा तो वो किसी और के लिए कोट कर देगा।
बट थर्ड वाला जो होता है वो आपका बिल्कुल लास्ट फाइनल स्टेज होता है कि अगर आप उसको डिस्टर्ब किया तो फिर आपकी बिल्कुल टर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट वाले कोड को हटाने से कोई और आके उसकी जगह ले सकता है, लेकिन थर्ड वाले को हटाने से उसकी जगह कोई और नहीं लेगा। फर्स्ट या सेकंड में जो है वो रिप्लेसमेंट होती है आपके इनकी नाइट्रोजनस बेसिस की, या किसी कोड की चेंजेस जो होती हैं वो फर्स्ट या सेकंड पर होगी प्राइमरीली। लेकिन अगर थर्ड वाले को हटाया तो वहां पे वो बिल्कुल ही टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट करने का मतलब है खत्म हो जाना। लेकिन हाँ, किसी और से सब्स्टिट्यूट अगर हो रहा है तो वो ऑब्वियसली वो टर्मिनेशन नहीं होती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको अपने पास कहीं नोट करके रखना। इसका आंसर शुड बी डी। अच्छा जी, 25th, एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विच ऑल्सो अफेक्ट्स द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ सेल्स इन द लीफ। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? एक्सटर्नल फैक्टर चेंजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, किस चीज के चेंज करने से ट्रांसपिरेशन पे फर्क पड़ता है? कौन से चार फैक्टर्स होते थे? Temperature, humidity, सही है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और सनलाइट, ये चारों फैक्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि किस फैक्टर की वजह से आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में फर्क आएगा, और उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा किस पे? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द लीफ पर। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट लीफ में बढ़ेगा? यस मिस, बढ़ेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लो हो जाता है ना। मीना को क्या हुआ ये? में आ, सी नहीं होगा। हाँ, बोलो। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होगा? पहले मुझे इस बात का आंसर दो। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर नहीं होगा। नहीं होगा, डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज टेम्परेचर करने से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अरे मेरा हाथ लग गया, वो बंद नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा, सो टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरन इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा? इमीडिएट इफेक्ट पर भी बात चल रही है, आपका बाद वाली बात नहीं चल रही कि अच्छा अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, पहले कम होगा वाटर पोटेंशियल फिर इंक्रीज होगा। नो, इमीडिएट इफेक्ट पता हो कि क्या होगा। तो अगर टेम्परेचर जी। डिक्रीज तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। फिर विंड अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी फॉरन इंक्रीज नहीं होगा, बाद में इंक्रीज होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने से वाटर पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। फॉरेन जिसका इफेक्ट आता है हम उसको उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। मिस ये एक्सप्लेन कर देगा ये फैक्ट कैसे आ रहे हैं। क्या? ये एक्सप्लेन कर देगा इफेक्ट कैसे आ रहे हैं। अफेक्ट आप खुद सोचो ना कि जब आप टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जांपल सनलाइट आपने कम कर दी, तो क्या वाटर पोटेंशियल फॉरेन से जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा? सनलाइट या टेम्परेचर के फॉरेन कम कर देने से क्या वाटर पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करता है? फॉरेन तो नहीं करेगा ना। पहले तो फॉरेन इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कि उसमें ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी। ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होना चाहिए ना। मिस ये मैंने चैप्टर 7 असल में रिवाइज नहीं करा, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या है, मतलब क्या हो रहा है। अच्छा रुको एक मिनट, मैं स्लाइड्स लेकर आती हूँ अपनी। किसी और ने एक्सप्लेन करना है मीनवाइल? मिस मैं ट्राई करूँ। करो। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई है तो इसका मतलब है वाटर वेपर बाहर ज्यादा है और लीफ में भी ज्यादा है, तो आपका जो ग्रेडियंट होगा वो हाई टू लो नहीं जा पाएगा इतना ज्यादा, कंपेयर टू अगर आपकी ह्यूमिडिटी बहुत कम हो, यानी बाहर बहुत कम वाटर वेपर हो और अंदर बहुत ज्यादा वाटर वेपर हो, तो फिर हायर टू लोअर डिफ्यूजन होगी। ये लो, हायर टू लोअर का कॉन्सेप्ट आ गया। लोअर द ह्यूमिडिटी हायर वुड बी द ट्रांसपिरेशन। मिस ये तो मैं समझ गया कि इसने ये समझ में आ गया कि ये लोअर टू हायर जाएगा, वो हायर टू लोअर जाएगा। लेकिन ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई और चीज के बारे में बात कर रहा है। ये तो मुझे पता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से तो वाटर पोटेंशियल, फिर ये ग्रेडियंट मुझे समझ नहीं आ रही है, यहाँ क्यों टर्म यूज कर रही अच्छा। अच्छा, एक काम करना, ये वाली जो स्लाइड है ना मेरी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, एक दफा इसको रीड कर लेना। ठीक है, अगर इस वाली बात, ये पूरी जो बातें हैं ना ये सारा पूरे कनेक्शन में लिखी हुई है, अगर फिर भी ना समझ आए ना तो फिर मुझे बताना कि अगर इस वाली स्लाइड के बाद भी अगर आपको ना समझ आए। ठीक है। ठीक है मिस, ठीक है। ट्राई करना, अगर ना आए तो फिर हम इसको दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे कल की क्लास में। अच्छा जी, ये तो आसान से 26 का आंसर बता दो जल्दी से।
26 should not be difficult. The photomicrograph shows a transverse section through a leaf. ये किसका कौन सा जीरोफिटिक लीफ है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, सो इसमें भी कोई मिस्टेक करने का चांस नहीं होना चाहिए। विच फीचर्स, कौन से फीचर्स होते हैं जीरोफिटिक लीफ में जो कि आपको नजर आते हैं? ये कौन से वाले लीव्स होते हैं जिनका कैसे अडेप्टेड होते हैं ये? Just मैं they तो can डेजर्ट में adapt जो to होते हैं, डेजर्ट कंडीशन के लिए। हाँ, तो बहुत सन, पानी नहीं होता, सो इसमें क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं? sunken stomata और thick cuticle होता है। संकिन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल होता है। एक्सलेंट, सो इसका आंसर शुड बी सी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। स्मॉल सरफेस एरिया तो ये होता है ना कि इसका एरिया बहुत कम है, ऐसा तो नहीं है कि इसका एरिया कम है, इसका एरिया तो अच्छा खासा बड़ा होता है। या अगर आपने कभी कैक्टस को देखा है तो कैक्टस ऐसा तो नहीं है ना कि उसका एरिया, सरफेस एरिया बहुत कम हो। सरफेस एरिया तो उसका नॉर्मल लीव्स की तरह होता है, कभी कभी बड़े भी होते हैं कैक्टस। तो स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसका, उसकी ऑक्यूपेंसी ऑफ द एरिया बहुत कम है। लेकिन चाहे वो जीरोफेटिक लीव हो, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि अगर वो बहुत एडवर्स कंडीशंस में रह रहा है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरफेस एरिया उसका बिल्कुल नॉर्मल होता है और कभी कभी नॉर्मल प्लांट से भी ज्यादा होता है। ठीक है, जी। सो इट शुड बी 1 and 3। अच्छा, which changes occur as carbohydrate move out of a root cell into a phloem sieve tube। अब ये वाली चीज आई नो कि उन बच्चों को लो मुश्किल होगी जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को रिवाइज नहीं किया हुआ, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। ये वाटर पोटेंशियल और ये सारी चीजें इस सारी स्लाइड में सारा कुछ लिखा हुआ है। बट अगर नहीं अभी आ रहा एट दिस पॉइंट तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारे साथ पढ़ लो एंड देन स्लाइड्स को एक दफा रिव्यू करोगे ना तो ये वाली चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। 27, क्या चेंजेस आनी चाहिए जब डी। कार्बन, water potential in the phloem sieve tube becomes more negative या less negative? मोर मोर नेगेटिव। नेगेटिव। more negative। और वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन phloem sieve tube इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, किस चीज के लिए प्रिपेयर करता है वो? मास फ्लो। मास फ्लो के लिए। एक्सेलेंट, सो दिस शुड बी डी। अच्छा जी, 28। हाँ, ये वाला तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है। सो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो है ना वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स तो लाजमी देते हैं। सो जिसमें बहुत ज्यादा जो है लोब्स नजर आते हैं वो कौन सा होता है? जहाँ जिस सेल के अंदर आपको बहुत ज्यादा लोब्स नजर आते हैं वो वाला न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जिस सेल में आपको 2 से 3 लोब्स अगर नजर आ रहे हैं अंदर सेल के, सो दैट शुड ऑलवेज बी न्यूट्रोफिल। ठीक है, सो ये न्यूट्रोफिल, इसका आंसर शुड बी ए। बट मैं आपको सबकी आइडेंटिफिकेशन सिखा देती हूँ बिकॉज कभी कभी न्यूट्रोफिल नहीं भी देते हैं। और अगर कोई एक ऐसा सेल है जिसमें मेजर एरिया कवर हो रहा है यानी मेजर एरिया शेडेड है तो वो होता है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, ये कहीं लिख लो अपने पास, ये छोटी छोटी डिटेल्स बना के ना, कि अगर किसी सेल के अंदर 2 से 3 लोब्स नजर आ रहे हैं तो वो न्यूट्रोफिल होगा। सो दिस इज न्यूट्रोफिल। और अगर किसी सेल में 99% जगह अगर इंटरनल मैस ने कवर कर लिया है सो वो आपका लिम्फोसाइट होता है। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि लिम्फोसाइट में उसने पूरी जगह ऑक्यूपाई की हुई होती है, सिर्फ 1% जगह आपको नजर आती है यानी जो शेडेड नहीं होती। और अगर हाँ आपको लगे कि हाँ 70% जगह सिर्फ ऑक्यूपाई हुई है तो वो फिर आपका मोनोसाइट होता है। तो Y should be your monocyte, X should be your lymphocyte and Z should be your neutrophils। इसका आंसर A होगा 28 का। ठीक है, ये बात अगर नहीं कहीं लिखी है तो इसको दोबारा से कहीं नोट कर लो, लिख लो अच्छे से, बिकॉज ये वाली आइडेंटिफिकेशन आती ही आती है। ठीक है, जी मिस। जी। 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ्स के क्वेश्चंस तो होते ही इंपॉर्टेंट हैं। द ग्राफ represents data on blood vessels and blood flow, which row correctly identifies the curve। पहले देख लो कि आपका x उन्होंने किसको कहा है, डॉटेड लाइंस को कहा हुआ है, तो x शुड बी और ये वाली लाइन। फिर उन्होंने जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो आपकी ये y है एंड जो थोड़ी डॉटेड है वो z है, तो एक्स वाई सी। अच्छा जी, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज द कर्व्स। अब उन्होंने कहा है कि ये क्या किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा ऑन ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लो। सो आर्टरीज में कम कम होता 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 ज्यादा हो गया और फिर वेन्स में कम हो गया। सो इसमें आपका स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, प्रेशर ऑफ ब्लड एंड टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सो प्रेशर ऑफ ब्लड
आपको किधर जो है वो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? में जेड होगा, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज में सबसे ज्यादा होगा, कैपिलरीज में नॉर्मल होगा, वेन में तो सबसे लोएस्ट हो जाता है ना। प्रेशर ऑफ ब्लड, थोड़ा गौर से देखो, प्रेशर ऑफ ब्लड नहीं, आपको प्रेशर कितना? नहीं, स्पीड ब्लड स्पीड जेड स्पीड ऑफ होगा ब्लड ना। फ्लो। ओके। स्पीड आपने क्या बोला, जेड लग रहा है आपको? मिस प्रेशर जेड नहीं होगा। प्रेशर जेड होगा ना, बिकॉज ये देखो आर्टरीज में जी। ज्यादा था, ज्यादा था, ज्यादा था, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कैपिलरीज में और कम हुआ, और वेन्स में तो बिल्कुल ही कम हो गया। सो दिस शुड बी प्रेशर ऑफ ब्लड, जेड की लाइन शुड बी प्रेशर ऑफ ब्लड। ये बात समझ आई? जी, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब इसमें से दो में से आपका कोई आगे का आंसर होगा, बी या सी में से, तो उसका मतलब ए और डी बिल्कुल यूजलेस थे। अच्छा, अब स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो अगर हम देखें, सो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, स्पीड कहाँ ज्यादा होती है? आर्टरीज में ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, कैपिलरीज में बिल्कुल मिनिमल हो जाती है, और फिर वेन्स में भी स्पीड तो ज्यादा होती है। प्रेशर कम होता है, स्पीड तो होती है ना। स्पीड क्यों होती है, किसकी वजह से स्पीड होती है? वेन्स का, वेन्स में ब्लड आना बंद हो जाया करे ना, क्यों आता है? स्पीड के कौन सी चीज इनेबल करती है कि वेन्स का जो ब्लड है वो ऊपर पंप हो जाए? वॉल्व्स। वो जो वेल्व। सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है। परफेक्ट। सो लेकिन वाई उससे समझ आया कि वाई? हाँ। वेन्स की स्पीड होती ज्यादा है क्या? स्पीड मतलब ये स्पीड तो पता है कि ज्यादा चले होती है, जाता है, लेकिन स्पीड ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज होती रहती है ना कि वेल्व्स, तो उसकी वजह से वो पंप तो करता है ना आगे, बट प्रेशर से नहीं करता, मिनिमल उससे करता है, मिनिमल प्रेशर से करता है, बट स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि वेल्व्स बंद हो रही होती हैं, तो उसने इवेंचुअली, भाई देखो, आपके कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो ना कि आपका आगे के दरवाजे बंद हो रहे हैं, ये पीछे से आपके दरवाजे बंद हो रहे हैं, इवेंचुअली आपको अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना है। प्रेशर से ना भागो, आराम आराम से कर लो, जैसे बच्चे करते हैं सीआई में, कि प्रेशर नहीं लेते कुछ बच्चे, लेकिन हाँ स्पीड होती है उनकी, बट प्रेशर नहीं ले रहे होते। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेशर और स्पीड इसकी क्यों है? वेल्व की वजह से। तो वाई आपका, वाई वाला पोर्शन जो है वो आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, एंड देन टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा होता है? कैपिलरीज का ज्यादा होता है, राइट? बिकॉज कैपिलरीज में क्या होती है कि उसकी बहुत ज्यादा कैपिलरी बेड होती है, बहुत स्प्रेडेड होता है वो, तो इस वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी कैपिलरीज का ज्यादा होता है। बट वेन्स का एंड आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाय व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, के छोटी छोटी नैरो नैरो स्पेसेस हैं, बट उसका बेड पूरा बना हुआ है, तो इसलिए एरिया ज्यादा हो जाता है। जो हमारी वो बहुत फेमस डायग्राम होती है आर्ची और वेन की, वेट मेरे को मुझे अगर मिल गई तो अच्छी बात होगी, मैं आपको दोबारा बता दूं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। लेट मी सी इफ आई हैव इट। रुको, लेट मी शो दैट वीडियो। वो एक पिक्चर है जिसमें आप लोगों को, जिसमें आर्ची से आर्चियोल विनियोल की शिफ्टिंग दिखा रहे होते हैं। Just give me a minute. ये जो बीच में देखो अब अपने ग्रुप पर, जो बीच में एक एरिया नजर आ रहा है जो कैपिलरीज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें एरिया उसने अच्छा खासा ऑक्यूपाई किया हुआ है अपने बेड की वजह से। इसको कैपिलरी बेड बोलते हैं। अगर नहीं पता कि ये जो इतनी डायमेंशंस निकल रही हैं या इतनी ब्रांचेस निकल रही हैं, वो उसका बेड है। तो आर्ची का तो एक सर्टेन एरिया था, लेकिन कैपिलरी ने अपने आप को एक्सटेंड किया हुआ था वाया अ बेड, जिसकी वजह से उसने एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करा हुआ है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा आर्चीज का ज्यादा होता है, वेन्स का एक लिमिटेड होता है, आर्चीज का भी लिमिटेड होता है। अब मोहम्मद रहमान आए हैं, पूरे शोर मचा कर आए हैं। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सॉरी, हैं? मैं दरअसल अभी अभी शादी से आ रहा था तो मुझे था कि मैं लेट हूँ। कोई बात सॉरी। नहीं। चलो, 30th, विच components ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन lymph? लिम्फ में कौन कौन सी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? थोड़ा सा याद करो, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड अलग अलग चीजें होती हैं, मिक्सअप मत कर देना, बिकॉज टिश्यू फ्लूइड का बचा हुआ बिल्कुल जो 10% होता है वो लिम्फ बनता है।
टिश्यू फ्लूइड का सिर्फ 10%, उसमें एक चीज जो है वो बिल्कुल नहीं होती थी, वो क्या थी? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन नहीं होता था। तो वाइट ब्लड सेल्स में, अच्छा, विच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन, उसमें क्या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं? लिम्फ में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं? पता नहीं मिस। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बिकॉज लिम्फ क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का, देखो एक लिम्फ तो वो होता है ना जो आप लोगों ने फैट की एब्जॉर्प्शन और उसके लिए पढ़ा है, वो लिम्फेटिक लेक्टियल्स का कॉन्सेप्ट था, बट लिम्फ के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो कि उस व्हाइट ब्लड सेल्स तो वैसे भी थ्रू आउट आपकी बॉडी में हर जगह होने चाहिए, कि नहीं है तो इसका मतलब है कोई आपको डिजीज है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स तो होंगे ही होंगे। सोडियम आइंस, आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का अच्छा खासा एम्पल अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो सोडियम आइन शुड बी देयर। सिर्फ जो नहीं होता वो क्या नहीं होता इसमें? प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं, खामोशी हो जाती है, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ सो गए सब। यस मिस। मैं वो तंग नहीं थे कर रही कि आप समझा रही हैं। नहीं नहीं है, तो अभी सब बोल रहे थे चुप हो गए। अच्छा, 31, what correctly describes the significance of the increase of the red blood cells count of humans who move from living at low altitude to high altitude? ये तो आसान सा है, बताओ उसका आंसर खुद सोच के। ए। After a few weeks at high altitude, the number of red blood cells increases to compensate for the lower availability of oxygen in the air. क्या ये बात सही है? डी भी हो सकता है पॉसिबल। After only a few days at high altitude, the number of red blood cells increases considerably to compensate for the lower availability of the oxygen in the air. To compensate for lower, few days में नहीं होता, few weeks लगते हैं। क्यों? few क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की पूरी एक प्रोडक्शन होती है, रेड ब्लड सेल्स फॉरेन नहीं बनते, उसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है जिसको बनने में वीक्स लगते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते का टाइम होता है रेड ब्लड सेल्स की अपनी प्रोडक्शन होने के लिए, बिकॉज वो इमेच्योर होंगे, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है। एक लंबा प्रोसेस है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, आप लोगों ने अगर देखना हो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन तो देख लेना, उसमें लिखना इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, उसमें पूरा एक चार्ट बना हुआ आता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, क्रोमेटोफिल, बेसोफिल। तो एक लंबा प्रोसेस के बाद जैसे उनके डिग्रेड होने में 120 डेज लगते हैं, इस तरीके से बनने में भी टाइम लगता है, बन जाते हैं इमेच्योर होते हैं, मेच्योर होने तक टाइम लगता है, जो प्रॉपर इरिथ्रोब्लास्ट होता है उसको बनने में टाइम लगता है, सो इट शुड बी ए। अच्छा जी, 32, Which structures of the human gas exchange are supported by cartilage? ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको ये हर पेपर में मिलेगा कि कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर किधर होता है। सो बच्चे ट्रेकिया तो बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल में कंफ्यूज मिस होते डी। हैं। ब्रोंकस डी। पहले बता, ब्रोंकस क्या था? ब्रोंकस, यस इट हैव कार्टिलेज। नहीं, मैं ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का फर्क पूछ रही हूँ, ट्रेकिया आया ऊपर से। ब्रोंकस, यस मैम। ब्रोंकस, रुको, ब्रोंकस क्या वो सर, होता है जो अंदर एल्वियोलाई को सपोर्ट करता है, या जो ट्रेकिया की फॉरेन डिवीजन होती है उसको ब्रोंकस कहते हैं? ट्रैके की फॉरेन डिवीजन जो होती है यस वो मैम। ब्रोंकस होता है। जो ट्रैकिया की फॉरेन वाली जो डिवीजन होती है ब्रोंकस, उसमें होता है अंदर जो आपकी एल्वियोलाई को सपोर्ट कर रहा है ब्रोंकियोल या टर्मिनल ब्रोंकियोल, उसके अंदर कार्टिलेज नहीं होता। तो इसका कभी जी। इनवर्स भी आ जाता है कि कार्टिलेज नहीं है, और कभी ये वाला आ जाता है कि सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, तो ब्रोंकियोल में नहीं होगा, ब्रोंकस और ट्रैकिया में होता है, डी। जी मिस। 33, carbon monoxide, nicotine and tar are components of tobacco smoke. Which row correctly describes their effect on a smoker's body? मिस ये स्मोकिंग तो हमारे कोर्स में नहीं है। आपके नहीं थी, आपके पहला क्योंकि पुराना है ना, इसलिए नो वरीज, आपको नहीं देंगे स्मोकिंग क्वेश्चन अभी, बट इतना आसान सा है ये तो। अब डी। लोगों ने पढ़ा था क्या? मिनहा कुछ कह रही है, मिनहा कुछ सही बात बोल रही थी। दी आंसर ठीक है बिल्कुल। डी या बी? डी। ये बी, बी फॉर बॉल। नहीं, बी। नीचे सबसे फोर्थ वन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड? मेरे नहीं ख्याल में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाता। और निकोटीन तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट तो कभी भी डिक्रीज नहीं करता निकोटीन। इतना स्मोकिंग करते हैं बच्चे, वेपिंग के इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग ए लेवल्स में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को निकोटीन नहीं पता कितना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, 2 मिनट में ब्लड प्रेशर, दिमाग, सारा कुछ, यस सारा कुछ मिस। इंक्रीज हो जाता है, तो मिस ये बी हार्ट है। रेट तो डिक्रीज नहीं हो सकता बिल्कुल भी निकोटीन से।
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेरे ख्याल में बनता है स्टेबल कंपाउंड, इन्होंने लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन की जगह, बट आई थिंक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही है। लेकिन देयर इज नो वे कि निकोटीन डिक्रीज करे हार्ट रेट। ये तो इतना आप लोगों को एड्रेनलिन रश और एपिनेफ्रिन, आई होप कि आप में से कोई स्मोकिंग और वेपिंग नहीं करता, बिकॉज अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को एक वीडियो भेजती हूँ। आजकल मैं सबको पकड़ रही हूँ जो वेपिंग और स्मोकिंग करते हैं। बस कर दो, मैम कैंसर को, अपने आप को कैंसर से चिपकवा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जी। निकोटीन अब्सॉर्ब नहीं करते, इसलिए पता नहीं है अच्छा ठीक है, निकोटीन का। ठीक है अब मोहम्मद जमान, मैं समझ गई हूँ। अच्छी बात है अगर नहीं करते। टार, टार जो है वो आपका स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस या एम्फीसीमा के जो आपको सीओपीडी हो जाते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीजेज होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो म्यूकस की सेक्रीशन बहुत बढ़ा देता है। तो म्यूकस की सेक्रीशन की वजह से क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस होता है। आई नो कि आप लोगों के सिलेबस में अब नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि कोई भी जो स्मोकिंग की चीजें होती हैं उनका आप देखना कि स्मोकर्स को बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होती है, और वो इतना खांसते हैं, इतना खांसते हैं, उस खांसी, वो खांसी किसका उसका स्टिमुलस ये होता है क्योंकि इतना अंदर म्यूकस भर जाता है, तो वो खांसी के तौर पे उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट बहुत ज्यादा नाक थूक जो है वो बहुत कॉमन होता है स्मोकर्स की बॉडी से। तो यस, ये इसका आंसर शुड बी। हाँ। आ, आपने बोला आपके पास वीडियो है लाइक स्मोकिंग रिलेटेड ना? अगर हम्म। है तो प्लीज सेंड कीजिएगा, मैंने कुछ अच्छे नौजवानों को सेंड करना है। वेपिंग की है, मैंने अभी अपनी स्टोरी पे लगाई थी, क्योंकि बहुत मुझे कुछ सरप्राइजिंग हो गया था कि मेरे इतने करीबी जानने वाले लोग जो हैं वो स्मोकिंग और वेपिंग करते हैं, और वो बाकायदा मुझसे छुप के करते हैं। तो मुझे और ही अजीब लगा कि अच्छा भाई, क्योंकि मैं इतनी बड़ी एडवोकेट हूँ कि मत क्या करो ये। भेजती हूँ मैं आप मेरे लोग। सामने इतने लोग करते हैं कॉलेज में तो लाइक कॉलेज में तो आप इसलिए। लोग बहुत कॉमन है, ए लेवल्स हो और वेपिंग ना हो तो। वो भी एलजीज में अस्तगफुरुल्लाह। ओह एलजीएस में तो, आहा, एलजीएस केजीएस हमारा बीकन हाउस। पता नहीं क्या कोई कूल नहीं लगते, मेरा तो दिमाग खराब होता है उन लोगों से जो करते हैं वेपिंग। इतना धुआं पता नहीं कैसे एब्जॉर्ब करते हो, क्या करते हो भाई, मत क्या करो। रुको, इतना बाई। गंदी स्मेल आती है ना। बस छोड़ ही दो ये, आपको मैं दे रही हूँ, आप देख अपने जो जो करते हैं, और अगर खुद भी करते हो तो थोड़ा सा लेसन ले लो इस वीडियो से। नहीं नहीं, मैंने सेंड करनी है। ओके, सेंडिंग। थैंक यू। मैं उसकी स्मोक से, जो सिगरेट स्मोक से, उससे एलर्जी भी होती है। बहुत ज्यादा गंदी होती है, पता नहीं इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं। मैं तो वंडर करती हूँ कि अगर कर भी रहे हो तो कैसे कर रहे हो, मतलब खुद को अपने आप से घिन मिन नहीं आती इतनी? एक तो स्मेल है उसकी, ऊपर से एलर्जी, ऊपर से गंदा आप लोग ऑक्सीजन पता नहीं क्या इनहेल करते हो। एनीवेज, मैंने वीडियो भेजी है, देख लेना। विच स्टेटमेंट्स ओके। अबाउट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस आर करेक्ट? आई नो कि ये नहीं है, बट इसको हम देख लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, कोविड में जो पहले आप लोगों का होता था वो क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस और एम्फीसीमा होता था। क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस बता दिया कि बहुत खांसी होती है ताकि वो म्यूकस रिमूव करना होता है, सो इसलिए क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस होता है, खांसी इसका एक मेजर वो है। फिर उसके बाद एम्फीसीमा होता है। एम्फीसीमा क्या होता है कि आपका जो एल्विलाई के इर्द गिर्द एक अच्छी इलास्टिक उसकी एबिलिटी होती है, उसको रिमूव कर देती है, तो एल्विलाई आपकी नो लॉन्गर स्ट्रेचेबल नहीं रहती। तो ये आपके जो है वो प्राइमरीली सीओपीडी में होता है। चाहोगे तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बट इतना आसान सा है तो कर लेते हैं। अच्छा बताओ, अब उन्होंने कहा हुआ है कि द डिजीजेस कैन ऑफन बी रिवर्स्ड बाय ट्रीटमेंट। क्या ये डिजीजेस रिवर्स किए जा सकते हैं? जो डैमेज हो गया, जैसे मैंने अभी कहा कि एल्वेओलाई के इर्द गिर्द आपका एक अच्छी इलास्टिसिटी होती है, और अगर एम्फीसीमा किसी को हो जाता है तो वो जो उसके इर्द गिर्द की इलास्टिसिटी होती है वो रिमूव हो जाती है। सो क्या इलास्टिसिटी कभी रीजेनरेट हो सकती है? नहीं मिस। नहीं हो सकती। सो डिजीजेस कैन नॉट बी रिवर्स बाय ट्रीटमेंट। उसकी मैनेजमेंट हो सकती है, रिवर्सल नहीं हो सकता। या कभी कभी क्रोनिक है, तो अगर कैंसर हो गया तो कैंसर के कितने कम चांसेस होते हैं कि वो जो है वो रिवर्स हो जाए? रिवर्स बहुत कम लोगों का ही हो पाता है। ज्यादातर जो स्मोकिंग के केसेस आते हैं वो बिल्कुल खत्म हुए हुए होते हैं उनके लंग्स, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। द पेशेंट सिम्टम्स नॉर्मली डू नॉट चेंज। सो ये जो बात अभी मैं कह रही हूँ कि दे डू नॉट चेंज, द पेशेंट इज नॉर्मली ओवर 30 years old, कि अगर आपने अपनी ट्वेंटीज में इतनी स्मोकिंग और निकोटीन और वेपिंग की आपने इनटेक रखी है,
तो ऑफ कोर्स 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं फौरन। हम कभी भी किसी 20 साल के बच्चे को या 25 साल के बच्चे को हम नहीं कहेंगे कि हाँ इसके जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट आ रहा होता है, पर वो पेशेंट नहीं बना होता। पेशेंट जो वो बनना स्टार्ट करता है वो 30 से अबव करता है, बिकॉज कैंसर को ग्रो होने में भी 10 साल लगते हैं। 8 से 10 साल का स्पैन होता है स्मोकिंग के बाद, जिसमें अगर वो बहुत ज्यादा चेन स्मोकर है तो फिर वो डेवलप होगा। सो नॉर्मली 30 ईयर्स के बाद जो है वो आप एबल टू आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो स्मोकिंग करता रहा है। द पेशेंट्स कफ फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ म्यूकस, जो अभी मैंने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोला। सो इसका आंसर शुड बी 2, 3 एंड 4। ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकते, मैनेजमेंट हो सकती है। अच्छा जी, 35। विच ऑफ दिस कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन गौर से देख के बताना। विब्रियो कॉलेरा क्या था? किसको विब्रियो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा आपका वो करता है डिजीज? कोलरा। कॉलेरा करता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम टीबी। किस? टीबी। और मॉर्बिली टीबी। वायरस, मॉर्बिली वायरस जो है वो आप आपके सिलेबस में नहीं है, मीजल्स को करता था। सो कोई बात। मीजल्स। हाँ बट लेके आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो अब मुझे सो बताओ वन कि इन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकते हैं? 1 and 2। 1 and 2। विब्रियो कॉलेरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है? यस, ड्रॉपलेट से भी होता है और कंटेमिनेटेड वाटर से भी होता है। तो जो फिर नहीं, जो कॉलेरा होता है वो हमेशा कंटेमिनेशन की वजह से होता है। हमेशा वाटर की कंटेमिनेशन या फूड कंटेमिनेशन से कॉलेरा होता है, कभी भी बुक में तो ड्रॉपलेट्स नहीं। मैंने देखा था। जी। आई थिंक बुक में मैंने देखा था तो इसलिए कहा। ड्रॉपलेट कोई और उसका हो सकता है कि उसकी वजह से और कोई डिजीज हो रहा है, लेकिन विब्रियो कॉलेरा इटसेल्फ ड्रॉपलेट से नहीं होता। इटसेल्फ गंदे पानी की वजह से होता है, या उसका कॉजेट कि अगर आप लोगों ने कोई आपस में शेयर करा गंदा पानी या आपस में गंदा खाना शेयर करा है तो उसकी वजह से जो है वो विब्रियो कॉलेरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉपलेट बन के जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, ड्रॉपलेट ये कि वो अच्छा एयर में आ ठीक है। गया, एयर में नहीं आएगा। तो टीबी जो है वो सही। एयर सकती है। मॉर्बिली वायरसेस तो आते ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। सो अगर मॉर्बिली वायरस की जगह भी अगर उन्होंने कोई और नाम दे दिया है तो नो वरीज, अगर वायरस है, एज लॉन्ग एज वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होगा। तो इसका आंसर शुड बी डी। ठीक है। यस। अच्छा जी, 36 जी। दो एमसीक्यूज हैं मेरे पास, लाइक मुझे पता नहीं चल रहा किस तरह सोल्व करने हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूं ग्रुप पे शेयर कर दो, मैं एक अभी देख। करने के लिए? हाँ कर दो। ओके। ठीक है, 36 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। द टेबल कंपेयर्स टोटल एंटीबायोटिक यूज एक्स एंड द परसेंटेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नमूनिया केसेस वाई इन 5 कंट्रीज। ये एंटीबायोटिक का यूज हो गया और ये रेजिस्टेंट का केस हो गया, वाई। अच्छा, व्हाट इज सपोर्टेड बाय द डेटा? अब थोड़ा गौर से देखना। एंटीबायोटिक का यूज ऑस्ट्रिया में डिफाइंड डोज पर 1000 पीपल पर डे उन्होंने किया हुआ 13 था, और इस पे रेजिस्टेंट 10 हो गया, 11 से 4 हो गया। तो ये इन्होंने आपको एक डेटा बना के दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हो, व्हेन एक्स डिक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज इन वाई। तो अगर हम देखें कि अगर एक्स हमारा बड़ा है तो इसका ये देखो कम हुआ, ये बढ़ा तो इसका कम हुआ, 17 का से ये कम हुआ 30 पे, लेकिन ये सपोर्ट नहीं हो रहा। ये वाली बात 30 वाली डेटा पे सपोर्ट नहीं हुई, और इवन यूएसए के लिए भी सपोर्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक्स डिक्रीज होना चाहिए, तो इंक्रीज इन एक्स डिक्रीज होना चाहिए। उल्टा बोल रही हूँ, कोई बता भी नहीं रहा, लेकिन आइदर वे। इस यहाँ पर हाँ, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस का वो होता है ये कंसेप्ट। वही कॉन्सेप्ट है, हाँ वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन्होंने आपको बैक्टीरिया का वो नहीं कहा, ओरिजिनेशन नहीं बोली हुई आपको। उन्होंने एंटीबायोटिक का यूज और उसका एंटिबायोटिक कितनी रेजिस्टेंट हो गई है उसकी बात कर रहे हैं। प्रिवेलेंस और वो होती है कि कोई इन्फेक्शन, वो कह रहे होते हैं कि ये बढ़ रहा है और उसकी वजह से। ठीक है। तो एनीवेज ये कह रहे हैं कि एक्स डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन वाई हुआ। तो एक्स अगर डिक्रीज हुआ है तो वाई बढ़ा है, एक्स डिक्रीज हुआ तो वाई बढ़ा, सिर्फ लेकिन ये दो में एप्लीकेबल है, बाकियों में एप्लीकेबल नहीं है। सो एक्स आपका ए वाला जो है वो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं व्हेन एक्स इंक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज इन वाई एज वेल। सो अगर एक्स बड़ा है तो क्या वाई में भी इंक्रीज देखा जा रहा है? थोड़ा बहुत तो देखा जा रहा है ना, कि अगर 13 था तो 10 हो गया, लेकिन 11 14 पे ये वाला डेटा सपोर्ट नहीं हो रहा, बट 17 पे 15 बढ़ा, 30 से 50 हो गया, और 24 से 33 हो गया। तो थोड़ा बहुत ये वाली बात जो है वो ट्रू हो सकती है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, बिकॉज एंटीबायोटिक यूज से एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट हो जाना भी आपस में कोरिलेट करता है।
बट बहरहाल और भी देख लेते हैं। व्हेन एक्स इंक्रीजेज इट कॉजेज एन इंक्रीज इन वाई, हमेशा ये बात ट्रू नहीं थी। स्पेन और यूएसए के लिए इट वाज नॉट ट्रू। बाकी वाले के लिए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आइसलैंड के लिए नहीं थी। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब कोई ना कोई रिलेशनशिप तो हमें दिख रहा है। और सी पे हम ये बात स्टैंड नहीं कर सकते कि हमेशा जब एक्स इंक्रीज हुआ है तभी वाई में इंक्रीज देखा गया, बिकॉज स्पेन और यूएसए में कम हुआ है तभी ज्यादा हो गया है। तो ये दो तो बिल्कुल अनट्रू है। तो बी जो है वो सबसे ज्यादा करीब करीब है, कि जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई की इंक्रीज होने की भी टेंडेंसी ज्यादा है, एक्सेप्ट फॉर डेनमार्क। बट जो ज्यादा डेटा जिसके लिए सपोर्टेड होता है ना, हम उस वाले ऑप्शन को क्लोजेस्ट मानते हैं। ठीक है, सो दिस शुड बी बी। क्यों नहीं होगा? क्या? आंसर सी क्यों नहीं होगा? When x increases it causes an increase in y। जरूरी तो नहीं है कि x इंक्रीज होने पे ही y इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी तो एंटीबायोटिक्स ऐसी रेसिस्टेंट होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसका इसका उससे ताल्लुक नहीं होता कि एंटीबायोटिक के यूज की वजह से वो रेसिस्टेंट हो रही हैं। लेकिन ये बात श्योर है कि एंटीबायोटिक यूज करोगे तो आपकी एंटी जो भी बायोटिक्स बनती हैं वो रेसिस्टेंट तो फॉर श्योर हो जाती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि when x increases it causes an increase, causes वर्सेस नहीं होता। एंटीबायोटिक वैसी प्रोन टू रेसिस्टेंट होती हैं कि वो, अगर आपने ऐसे ही उसको रखा भी छोड़ दिया ना, कि आपने एंटीबायोटिक बनाई 5-6 साल पहले, वो अब आपको देखेगी तो आपको वो रेजिस्टेंट ही दिखेगी, बेशक वो यूज हो रही हो ना हो रही हो, बिकॉज जो नए बैक्टीरियाज बनते हैं वो एडवांस क्रोमोसोम पे बनते हैं। तो एडवांस क्रोमोसोम के लिए पिछला हम पिछली एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते, वो उसके लिए नेचुरली वो रेजिस्टेंट ही हो जाएगी। ठीक है, जो नए डिजीजेस आते हैं, जो नए बैक्टीरियाज आते हैं, उसका फॉर श्योर नहीं होता कि जो आपने पुरानी एंटीबायोटिक बनाई है उसके लिए रेजिस्टेंट होगी। वो ये है कि वो मच मोर एडवांस्ड बैक्टीरिया जिसने बहुत टाइम बाद वो इवॉल्व किया होगा। तो एवोल्यूशन के बाद पुरानी एंटीबायोटिक तो ऑब्वियसली उसके लिए रेजिस्टेंट होगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हर वक्त एंटीबायोटिक्स का नया बनना जरूरी ही होता है, कॉजेज नहीं होता, हो जाती हैं वो रेजिस्टेंट। ठीक है। जी मिस, थैंक यू। 37. Which statement about the development of resistance to antibiotic in bacteria is correct? About the development of resistance. ठीक है। All mutations in bacteria result in resistance to antibiotics. Antibiotics increase the rate of mutation in bacteria. Mutations leading to antibiotic resistance only occur when antibiotics are used to treat pathogenic bacteria. The proportion of antibiotic resistant bacteria in a population only increases if the antibiotic is used। पहले तो मुझे इसमें सबसे ज्यादा यूजलेस आंसर बताओ, जो सबसे ज्यादा बिल्कुल बेतुके हो। ऑल म्यूटेशंस वाला। All mutations in bacteria result in resistance to antibiotic। This is the most useless one। हमेशा हर mutations तो अच्छी भी हो सकती हैं बैक्टीरिया में और बुरी भी हो सकती हैं, बट म्यूटेशंस का एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होने से कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स इंक्रीज द रेट ऑफ म्यूटेशन इन बैक्टीरिया, उससे ज्यादा यूजलेस था कि एंटीबायोटिक्स से यूज की वजह से वो म्यूटेट करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी म्यूटेट कर सकते हैं। हाँ। सी। Mutations leading to antibiotic resistance only occur when antibiotics are used to treat pathogenic bacteria। Mutations leading to antibiotic resistance only occur when antibiotics are used to treat। सिर्फ तो बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया पैथोजेनिक ही होता है, कोई बैक्टीरिया अच्छा वाला बैक्टीरिया तो नहीं होता। जो भी बैक्टीरिया आपको बाहर से लग रहा है उसका कोई ना कोई आपको इन्फेक्शन तो आता है, एक्सेप्ट वो जो गुड बैक्टीरिया जो आपकी अपनी बॉडी पर होते हैं, वो आपका एक उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट करा हुआ है। उसके अलावा तो हर बैक्टीरिया वैसे ही पैथोजेनिक है, हर तो व्हाट बैक्टीरिया। अबाउट दैट योगर्ट वन? हाँ, योगर्ट वाले जो बैक्टीरिया थे उनका क्या सीन है? वो भी तो गुड बैक्टीरिया है। आप आइदर में वो आपको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर रहा है, भाई बैक्टीरिया तो आपकी बॉडी में भी है ना, जो आपके इंटेस्टाइन्स में है, विटामिन के बना रहा है। अब वो उस बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे, वो भी तो वो एक अच्छा बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है, वो पैथोजेंस नहीं होते या पैथोजेनिक नहीं होते। पैथोजेनिक वो होते हैं जिनकी वजह से आपको बीमारी होती है, तो हर बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती तो है जो आपको एक्सटर्नली लगते हैं। जी जी जी। तो व्हेन एंटीबायोटिक्स तो यूज ही हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए करते हैं, ये बात कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कोई अच्छा बैक्टीरिया होगा तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, उसको फर्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स आइदर वे आर यूज टू ट्रीट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि व्हेन दे आर यूज टू ट्रीट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दे आर ऑलवेज यूज टू ट्रीट पैथोजेनिक बैक्टीरिया।
तो इसके तीन जो है वो बिल्कुल ही यूजलेस थे, तो हेंस वी आर लेफ्ट विद द ओनली चॉइस डी, द प्रोपोर्शन ऑफ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया इन अ पॉपुलेशन ओनली इंक्रीजेस इफ द एंटीबायोटिक इज यूज्ड। सो ये एक लास्ट प्रोबेबिलिटी थी जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम होनी चाहिए थी, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि ए बी सी ऑलरेडी इतने यूजलेस हैं कि म्यूटेशन वो कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक की वजह से हो सकती है, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि म्यूटेशन और एंटीबायोटिक से आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से म्यूटेट कर सकती है। और फिर म्यूटेशंस जो हैं वो एंटीबायोटिक्स तो यूज ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए होती है, तो ए बी सी आर द मोस्ट यूजलेस वंस, इसलिए डी जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिबल चॉइस थी। तो कुछ आपको इस तरीके के एमसीक्यूज मिलेंगे जिसमें आपको इस तरीके से निकालने पड़ेंगे कि तीन जो है वो यूजलेस निकाल दो तो एक ही फिर आपकी ऐसी बचेगी जिसमें जो हाई चांस पर ऑपरेट हो रही होगी, तो फिर वो आप पे आपको मिस अब सेंसेस यूज करनी पड़ती हैं। मिस अगर फर्ज करें एक दवाई पे या ड्रग्स पे एक बैक्टीरिया म्यूटेट हुआ, डीएनए उसका चेंज हुआ ना, तो फिर उसके लिए मतलब नई ड्रग बनाई, फिर वो उस पर भी म्यूटेट हुआ, तो फिर ऐसा पेशेंट को किस तरह हम डील उस करते हैं, पे मतलब उस कि। पे उसकी फिर डोसेज बढ़ाई जाती है हमेशा। बैक्टीरियाज के लिए नई नई आप वो नहीं बना सकते, नई नई एंटीबायोटिक्स नहीं होती, फिर उसका ये होता है कि उसकी डोसेज बढ़ा दो। तो अगर वो जितनी ज्यादा पावरफुल कर दोगे उतनी ज्यादा उसमें हाई चांस होता है कि वो उसको मार देगा। लाइक वो रेजिस्टेंट नहीं हो पाएगी, मर जाएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, अ ब्लड सेल काउंट में कैन इंडिकेट हाउ मेनी व्हाइट ब्लड सेल्स आर देयर इन ब्लड, वेयर एल्स इन द बॉडी आर व्हाइट ब्लड सेल्स फाउंड। अभी ये डिस्कस किया। बी होगा। वन बी और होगा। टू। हाँ, बी। बी, वन एंड टू लंग्स में नहीं होगा। नो। लंग्स से नो। दुश्मनी है, फाउंड क्यों नहीं होंगे लंग्स में? अभी तो बोला था व्हाइट ब्लड सेल्स तो हर जगह होने चाहिए। होंगे होंगे क्योंकि ब्लड जब हार्ट से डायरेक्ट जब लंग्स जाएगा तो उस टाइम उसके पास होंगे। ब्लड में तो होते हैं ना व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हर जगह मिलने चाहिए। अगर नहीं है, अगर लंग्स में व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं आ रहे तो उसका मतलब है आपको कोई बीमारी है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपका पार्ट ऑफ ब्लड है, तो वो आपको हर हर ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड में से मिलने चाहिए। सही है। अच्छा। 39, ऑटो इम्यून का क्वेश्चन है। ऐसा डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द इम्यून सिस्टम फेलिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसमें बॉडी अपने आप को अटैक करने लगती है। एंटीबॉडीज बाइंड टू a component of the junctions between a muscle and its nerve. What correctly describes myasthenia gravis? हम्म वो डिजीज है जो अपने आप को, अपने ही बॉडी सेल्स अपने आप को ही मारने शुरू कर जाती हैं। तो impulses in the nerve to the affected muscles cannot be blocked, क्योंकि उसने क्या कहा कि एंटीबॉडीज होती हैं वो बाइंड करती हैं टू कंपोनेंट ऑफ जंक्शन बिटवीन मसल और उसकी नर्व, तो मसल और नर्व के बीच में वो जाके अपने आप को बाइंड करवा रही है। The affected muscle cannot be repeatedly stimulated. The affected muscle is permanently stimulated. The nerve to the affected muscle does not carry any nerve impulse. तो नर्व इम्पल्स तो अपने आप को कैरी करवा रही होती है, क्योंकि नर्व की वर्किंग नहीं खराब हुई है, नर्व पे वो बाइंड जरूर कर गई है, वर्किंग उसकी प्रॉपरली चल रही है, सो ये सबसे ज्यादा यूजलेस था। इम्पल्सेस इन द नर्व टू द अफेक्टेड मसल्स कैन नॉट बी ब्लॉक्ड। इम्पल्सेस इन द नर्व टू द अफेक्टेड, ये भी बात सही नहीं है। impulses in the nerves कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है, वो ब्लॉक हो जाती है। तभी तो वो ऑटो इम्यून है, तभी तो आपकी जो अफेक्टेड मसल और नर्व की कंडक्शन जो है वो उसमें मसला आ रहा है। सो वो रिपीटेडली स्टिमुलेट नहीं हो सकता। अगर इसको एक दफा स्टिमुलस आ गया तो दूसरी दफा उसको हो सकता है स्टिमुलस ना आए। परमानेंटली स्टिमुलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपकी कंडक्शन हर तरीके से स्लो डाउन हो जाती है। जो आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, सो कंडक्शन का स्टॉप हो जाना और कंडक्शन का स्लो हो जाने में फर्क है। ऑटो इम्यून में कंडक्शन आपकी स्लो हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, कि कैन नॉट बी रिपीटेडली स्टिमुलेटेड, बार बार वो स्टिमुलेट नहीं हो सकती, एक बार हो गई है तो दूसरी दफा बहुत हाई चांस है कि नहीं होगी। मेक सेंस। यस। 40, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल आपका सिलेबस में है, मैंने पढ़ाया था ये। अगर पढ़ाया है तो हो गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो मुझे याद नहीं आ रहा कि ये खत्म तो नहीं हो गया था। आई थिंक मोनोक्लोनल तो है, मैंने पढ़ाया है आपको, यस। हाँ,
A monoclonal antibody specific for a virus was treated with an enzyme to break the bonds between the variable and constant regions. The separated variable and constant regions, ये याद है वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स होते हैं एंटीबॉडी में। इसमें तो नहीं खो गए कि ये क्या है। ये दो रीजन्स होते हैं जो आपकी एंटीबायोटिक यस मिस। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। वर देन और एडेड टू। डाइसल्फाइड लिंकेज भी होते हैं मैम। हाँ परफेक्ट, संगीन पढ़ रहे हैं इसका मतलब है। वर देन एडेड टू सेल्स इन्फेक्टेड विद द वायरस, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन्स याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अगर याद है तो फिर हो जाएगा। संगीन, आप मेरे ख्याल में आप ही पढ़ रहे हो, ये वाला चैप्टर तक तो जी। आप पहुंच गए हो। बताओ इसका मैं आंसर। इससे आउट हूँ, इस क्या चैप्टर है? से। इस चैप्टर से आउट हो, नहीं पढ़ा हुआ? जी, आपको बताया था कि लाइक मैंने एस नहीं देना, कॉम्पोजिट है। हाँ ठीक है। किसी और, कोई और पहुंचा है इम्यूनिटी तक? नो मिस। नहीं अरे पहुंचे? पहुंचा है मैम। आरिफ तो अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पर पहले तो टेस्ट दिया आरिफ ने मुझे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। तो बहरहाल, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, मैं फिर आपको ना एंटीबॉडी दिखा भी देती हूँ ताकि थोड़ा सा हम रिविजन कर लें। ये देखो, ये थी एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी में हमारे पास दो हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती हैं। और हिंज रीजन ये होता है बीच वाला। वेरिएबल रीजन ऊपर वाला होता है। सो वेरिएबल रीजन जो है वो हर एंटीबॉडी का डिफरेंट होता है, क्योंकि वो उसने किसी ना किसी सर्टन एक स्पेसिफिक शेप के एंटीजन के साथ बाइंड करना होता है। तो इसलिए वेरिएबल रीजन जो है वो डिफरेंट होते हैं हर एंटीबॉडी के। हिंज रीजन जो है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। तो ये था वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन। अब देखो, द कांस्टेंट रीजन वुड बाइंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरस एंटीजन। अभी बताया कि कांस्टेंट रीजन कौन सा वाला है। कांस्टेंट रीजन, हिंज रीजन आपका कांस्टेंट रीजन होता है। तो कांस्टेंट रीजन जो है वो आपका बाइंड नहीं कर सकता वायरस एंटीजन के साथ। ठीक है। कौन सा वाला रीजन करता है? वेरिएबल रीजन बाइंड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरस एंटीजन के साथ। कभी भी कांस्टेंट रीजन या अगर हिंज रीजन, दोनों एक ही बातें हैं। दोनों कभी भी वायरस के साथ बाइंड नहीं करते। ये वाला पार्ट इज नॉट सपोज टू बाइंड विद द वायरस, ये वाला पार्ट इज जस्ट सपोज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, हिंज रीजन गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बाइंडिंग टू एंटीजन, कि अगर उसने कर्वेचर अपना मूव करना है। सिर्फ वेरिएबल रीजन जो है वो एंटीजन बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल बेतुका है, यूजलेस है। द वायरसेस कुड बी इनगल्फ्ड बाय फेगोसाइट्स इफ दे वर प्रेजेंट। क्या वायरसेस फेगोसाइट्स, क्या हमेशा यही होता है कि फेगोसाइट्स अगर होंगे तो वायरस इनगल्फ होगा? फेगोसाइट्स या बॉडी में हर वक्त नहीं होते। न्यूट्रोफिल्स तो हर वक्त पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं ना। सो ये बात तो अनट्रू है कि अगर वो होते, वो तो होते ही हैं। न्यूट्रोफिल्स तो पूरे वक्त आपकी ब्लड की पेट्रोलिंग करते हैं। सो ये वाला भी गलत हो गया। वायरसेस कुड ओनली बी नॉट इनगल्फ, वो हमेशा इनगल्फ हो जाते हैं। फेगोसाइट्स हमेशा आपकी बॉडी में होते हैं। और उसके बाद द वेरिएबल रीजन जो अभी दिखाया, जो एंटीजन बाइंडिंग वाला है, वो क्या कह रहे हैं अब उसके लिए, would all bind to the same part of the virus antigens। so सिर्फ थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसके अलावा गलत है। तो कांस्टेंट रीजन और हिंज रीजन को अपने पास सिनोनिम करके लिख लेना कि दोनों एक ही बातें हैं। कोई डिफरेंट बात नहीं है, कांस्टेंट देते हिंज देते बात एक ही है। वेरिएबल रीजन जो होता है वो सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग होता है। ठीक है, आ गया समझ में? ये हिसाब से एक चीज पूछ रही थी कि हम्म। अगर टॉपिकल्स आप करा लें, लाइक अभी ईयरली ना कराएं। तो फिर हम ईयरली कब करेंगे? जी। ईयरली कब करेंगे फिर? मिस ये ईयरली रमजान में ही कर सकती हैं आप। रमजान में? रमजान में आप लोग आओगे मेरे हाथ, हाँ। खुद बता दो। मैं नहीं आऊंगा, मिस, मैं असल तब में तक मेरा अभी। कंप्लीट हो जाएगा। मिस आप हाँ मिस, ईयरली अभी असल में आखिर अपने आखिर आप के को चार चैप्टर अभी कच्चे हैं मिस। खुद ही वोटिंग कर लो अपने क्लास ग्रुप में, और फिर मुझे बता दो, जो आप लोग कहोगे मैं वो करवा दूंगी। रमजान का मुझे पता है आप लोग मुझे इतनी टोपियां पहनाओगे। मैं जानती हूँ ना, मैं 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे कितनी टोपियां मिलती हैं नहीं रमजान में। मिस, रमजान में अगर आप मार्च और एंड में मॉक्स की खत्म होने के बाद करा सकती हैं तो करा दें, क्योंकि उस टाइम हम लोग फिर सिर्फ लगातार तैयारी करेंगे और वो मॉक्स से भी फारिग हो चुके होंगे हम लोग। अब मुझे नहीं नेहा, पता दूसरों का, हमारा तो मॉक्स। आप लोग मुझे बता दो ग्रुप में ना, खुद ही आपस में डिस्कशन करो, आपस में लड़ाइयाँ करो। क्योंकि मैं तो कुछ बोलूंगी तो फिर वो होगा कि आपने पहले कुछ और बोला था। या मिस, आप एक दिन कर लें कि एक दिन ऐसा कर लें कि आप सैटरडे को टॉपिकल्स कर लें कोई एक चैप्टर के पूरे, और संडे को आप जो है ईयरली कर लें, एक ईयरली।
मिस आई थिंक इससे ज्यादा वो नहीं होगा, आप ये भी करा लें, उससे कवर भी हो जाएंगे सारे टॉपिक्स, मुश्किल एमसीक्यूज। चलो इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज बीच का रास्ता निकालते हैं जिससे दोनों के लिए फायदा हो जाए। फैब में मैं ज्यादा क्लासेस ले सकती हूँ अगर आप लोग अवेलेबल हो, क्योंकि फैब में मेरा ऑफ होगा पूरा 1 मंथ। तो कुछ फैब में मैनेज हो सकता है, बट लाइक जो आप लोग बोलो। मैम कर दे, आप पोल बनाए, हम लोग वोटिंग करेंगे। हाँ ठीक है, मैं पोल बनाती हूँ, आप लोग कर लो कि अभी इस 1 मंथ ईयरली करने हैं या 1 मंथ हमने टॉपिकल करना है, और फिर उसके बाद वाला जो रमजान का, देखो रमजान में मुझे फिर टोपियां मत कराना, मुझे पता है बच्चे इतना थक जाते हैं ना, उनको सुबह का टाइम सूट कर रहा होता है, सुबह सोना होता है, रात के टाइम कहते हैं तरावी है, फिर उसके बाद रात का 1 बजे बजता है, तो 1 बजे मैं क्लासेस ले रही होती हूँ। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का बैच किस तरीके का है, वो 1 AM पे तैयार होगा क्लासेस लेने के लिए, मैं लेकिन 1 बजे भी क्लासेस लेने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लेकिन खुद बता देना सोच समझ के, अच्छे से आपस में मशवरा करो, मैं पोल बनाती हूँ, उस पर आप लोग बात कर लो, ठीक है। मैं डन, थोड़े से डिफरेंट डेमोक्रेटिक। ऑप्शन दे देगा जरा, फिर उस पर बता देंगे आप। ठीक है, सही है। अपना अपना दे दो ओपिनियन, जो भी होगा विल डिसाइडेड। चलो खैर, अभी तो जाओ नमाज पढ़ो, टाइम हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है। अल्लाह ठीक हाफिज। है, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।